हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर और गाइस आज आप मुझे देख रहे हैं एनसीईआरटी वाला पे, जो एक ज़बरदस्त सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं विजेता सीरीज का। विजेता सीरीज में आपको बार बार बता रहा हूं कि उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है, तो भाई अब पढ़ लो। तो तुम अपना ध्यान रखो या ना रखो, लेकिन अलग सर तुम्हारा ध्यान रखते हैं, फिजिक्स वाला तुम्हारा ध्यान रखता है। और इसलिए हम एक ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज लेके, ये एक ज़बरदस्त विजेता सीरीज लेके आए हैं। अगर आप इससे पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए जो वन नाइट फाइटर्स है ना, आप वो बन जाएंगे कि भैया हमने तो, आप पूरा कोर्स यहाँ पे मेरे साथ डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी 2 लेक्चर मैं आपके कर चुका हूं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो भाई इसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। और आज का जो चैप्टर है ना, आर्ट्स, जेनिफर्स, टाइगर्स एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 2 पोएम्स हैं जो मैं आज आपको कराने वाला हूं। जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा तुम्हें दोनों पोएम्स का, है ना। साथ ही साथ दोनों पोएम्स की थीम तुम्हें पता चलेगी, दोनों पोएम्स की समरी तुम्हें पता चलेगी, दोनों पोएम्स में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उन सब के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे मजेदार बात, सबसे ज्यादा मजेदार बात क्या है कि आपको इसमें मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। तो सिर्फ क्वेश्चंस यहां नहीं मिलेंगे, आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। वहां पे आप जाइए और अपने क्वेश्चंस को, मतलब यहां से जो आपने पढ़ा आप वहां पे जाके देख सकते हैं, अरे यार समझ में भी आया, क्वेश्चन बना पा रहा हूं या नहीं। अब आपने क्वेश्चन सही बनाए या गलत बनाए, इसके लिए भी एनसीईआरटी वाला आपकी हेल्प करेगा। आपके पास जो प्रैक्टिस शीट आएगी उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा और वो डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, एक एक क्वेश्चन को खुद लिखा गया है बेहतरीन तरीके से। तो और क्या चाहिए जीवन में। चलो लेट्स मूव फर्दर, स्टार्ट। तो मैंने क्या बताया, ऑन जेनिफर्स टाइगर, इसमें सिर्फ मैंने सबरी यहाँ पे लिखा है, लेकिन सिर्फ ऐसे मत सोचिए कि समरी है, एक्सप्लेनेशन भी है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको मैं। थीम और पोएटिक डिवाइसेस तीनों चीजें कवर करूंगा। सेम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ हम करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम बात करने वाले हैं ऑन जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रियाना रिच। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं, कौन थी ये, कैसे परेशान थी। ठीक है, एंड्रियाना सिसेला रिच इनका नाम है। 2012 में इनकी डेथ हो गई। 1929 से 2012 तक के बीच में जी। और ये एक बेहतरीन, ये अमेरिकन थी, फेमिनिस्ट थी, मतलब औरतों के बारे में लिखती थी, औरतों का भला चाहती थी। ठीक है, और औरतों के दुख के लिए, प्लाइट के लिए इन्होंने काफी काम किया है। शी वॉज अ सोशल वर्कर एज वेल। ठीक है, पोएट थी, एसेइस्ट थी, और मैंने बताया फेमिनिस्ट थी। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंस्ड पोएट, सबसे ज्यादा, मतलब बाहर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, इन्फ्लुएंस किया जिसने पोएट्स को। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, किसकी, सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी की, बहुत फेमस रही है ये। तो शी टॉक्स अबाउट अ वुमन, ये मैंने आपको बताया भैया, वो औरतें के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो उनकी जिंदगी होती है, जो मिजरीज होती है, जैसे लाइफ उन्हें जीना पड़ती है, किसके बाद, अरे किसके बाद, शादी के बाद, उसके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में कन्वर्सेशन किया है। साथ ही साथ शी ट्राई टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स ऑफ अ वुमन हु इज लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ अ मैन। तो यार देखो, हमारा जो समाज है ना, उसमें समाज में ना बुराइयां हल्के हल्के बढ़ती हैं। पहले एक छोटी सी बुराई होती है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी बुराई कि आपका कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, और आप बहुत दिन से परेशान है, काम बहुत अर्जेंट है। फॉर एग्जांपल आपको अपना एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है और आपको काम नहीं हो रहा, आप लगातार चक्कर काट रहे हैं, आपको पता है अगर यह आपका काम आने वाले 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपका एक साल खराब हो जाएगा। आपने काफी कोशिशें कर ली और नहीं हो रहा। ये बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम है जो इंडिया में अक्सर बच्चों को आ जाती है। तो आपने क्या किया, आपने किसी मतलब जान पहचान के बंदे से बात करके और उसे कुछ पैसे दे के, है ना, 200, 400, 500 दे के और अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया। आपने अपना एग्जाम दिया, एग्जाम आपने मेहनत से दिया, सेलेक्ट हो गए और पहुंच गए, पर था तो छोटा सा करप्शन ही, है ना। पर आपने इसको इग्नोर किया क्योंकि आपकी भी प्रॉब्लम थी, मजबूरियां थी, और फिर ये चीज बढ़ती चली गई। ठीक है, जिसको आपने पैसा दिया उसको मजा आ गया, उसको लगा अरे भाई साहब इसमें तो बहुत मजा है यार, अब तो मैं जिसका ही बनाऊंगा पैसा लेके ही बनाऊंगा। ठीक है, तो वहां उसके मन में करप्शन आया और ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो ऐसी क्या होता है, द सेम हैपेंस विद एवरी इविल, हर इविल हल्के हल्के बढ़ता है। तो ऐसी वुमेन पे हमने पहले हल्के, सबसे पहले क्या हमने उन्हें कमजोर माना कि ये कमजोर है, अरे ये औरत है, अरे ये क्या करेगी। हमने उसे कमजोर माना और फिर कमजोर मान के हमने उसे अपने ऊपर डिपेंड कराया। डिपेंड कराने के बाद फिर हमने उसके ऊपर अत्याचार करे, क्योंकि जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो गया उस पर तुम अत्याचार कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, औरतें पहले से ही हमारे ऊपर डिपेंड थी, उन्हें हमने डिपेंड बनाया कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि लड़की वॉर में नहीं लड़ी और नहीं लड़ सकती। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है ना तो जरा याद कर लो लगार था। नहीं जानते तो एक बार वाइकिंग्स देख लेना एग्जाम्स के बाद।
ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर लेटेस्ट में देखना है, अरे सर वो पहले होता था, झूठी कहानी है, रोंडा राउजी देख लो भाई, है ना। तो औरत कभी कमजोर नहीं होती, ये कभी मत सोचिएगा। तो इस चीज को सबसे पहले समाज के सामने कौन लेके आता है? राइटर लेके आता है। ठीक है, तो एक राइटर का काम होता है सबसे पहले, अगर कोई क्रांति लेके आता है किसी भी चीज में, तो वो राइटर होता है। सबसे पहले उस चीज को लिखा जाता है ना, लिखता है, फिर लोग उसको देखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने एरिया में छोटे छोटे रिवॉल्ट और चेंजेस बुलाना शुरू करते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, और ये काम किया था एंड्रियाना सिसेला रिच ने। ठीक है, अच्छा, तो आर्न जेनिफर पोएम जो है ना, आर्न जेनिफर्स टाइगर इज अ पोएम बाय एड्रियाना रिच इलस्ट्रेटिंग हर फेमिनिस्ट कंसर्न। तो ये फेमिनिस्ट थी। अब मैं तुम्हें बता दूं, जो मेरा इंग्लिश में पीएचडी है ना, वो भी फेमिनिज्म पे ही है। मतलब मैं भी एक फेमिनिस्ट ही हूँ, पर मैं एकदम एकदम तगड़ा फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है, जो मेरी सोच है, जो मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है यार दोनों बराबर हैं। कहीं पे वुमेन को एडवांटेज है तो किसी को, कहीं पे मैन को एडवांटेज है। अत्याचार किसी पे नहीं करना चाहिए, है ना, कि अगर लड़का फिजिकल अत्याचार कर रहा है तो लड़की इमोशनल कर रही है, तो ये भी नहीं होना चाहिए भाई। दोनों ही तरीके से, है ना, सब मिल बांट के रहो, सब बहन भाई हो, है ना। तो इन द मेल डोमिनेंट वर्ल्ड अ वुमन ऑफ हर टाइम वाज ओनली सपोज टू बी ड्यूटीफुल होम मेकर, है ना। उस जमाने में सिर्फ ये था कि भाई तुम घर अच्छे से संभाल लो। अब घर संभालना हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है यार, बहुत सारी वुमेन ऐसी होती है। अब सोचो, अगर सुनीता विलियम्स ने घर संभाला होता तो मैं घर संभालने को छोटा नहीं करा, बट इट इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। अगर लड़की का इंटरेस्ट है घर संभालने में, संभाल लेगी। लेकिन क्या है कि जबरदस्ती फोर्स करना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, कि नहीं तू संभालेगी ना। द पोएम थ्रू द वर्ल्ड ऑफ ऑन जेनिफर टेल्स अस अबाउट हर इनर डिजायर टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ एन अब्यूजिव मैरिज एंड पैट्रियार्किकल सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना राइटर क्या करता है, अपने मन की भड़ास, अपनी जो उसकी इनर फीलिंग्स है, वो इस पोएम के थ्रू निकालने की कोशिश करता है। एक बहुत ही सटल वे में वो बताने की कोशिश करता है कि एक औरत कैसी जिंदगी जीती है। आपको पता भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आंट जेनिफर को मारता हुआ दिखाया है, बहुत अत्याचार दिखाए हैं, फिर भी बहुत छोटी सटिल चीजें उठाई हैं और बताया है कि एक औरत बेचारी क्या क्या सहती है अपनी जिंदगी में, है ना। तो यहाँ पे एब्यूसिव मैरिज का मतलब है वो मैरिज जो सक्सेसफुल नहीं हुई है, जहाँ पे या तो वुमेन या फिर मैन एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। किसी, कोई दहेज मांग रहा है या मार रहा है, पीट रहा है, औरत भाग रही है मैके, ठीक है, नहीं सुन रही है, पति को मार रही है, पति की शर्ट जला दी, प्रेस कर दी, कुछ भी कर दिया, बच्चों को सूद दिया। तो ये सारी चीजें एब्यूसिव मैरिज होती हैं। पैट्रियार्किकल सोसाइटी का क्या मतलब होता है, जहाँ पे वुमेन को दबाया जाता है और मेन ही सारे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली कि कुछ भी करना है, बच्चों को कौन से स्कूल में, पापा पापा डिसाइड करेंगे, हर चीज में पापा सब कुछ करते हैं, तो पैट्रियार्किकल सोसाइटी होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट स्टैंजा है ये, आप एक बार इस पे 10 सेकंड के लिए नजर मारिएगा, है ना। वीडियो को, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो, आप 10 सेकंड के लिए इसे पॉज करिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िए और मैं इसे एक्सप्लेन करना शुरू, 10 सेकंड के लिए। हम्म, टाइम्स ओवर। ठीक है, 10 सेकंड आपको दिए थे, उम्मीद है आपने नजर डाल ली होगी। तो आर्न जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। तो पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। प्रैंस का मतलब होता है छलांग लगाना, जंप या रन। प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। अब यहाँ पे स्क्रीन का क्या मतलब है, ये पीस ऑफ क्लोथ है, ये टेबल क्लॉथ भी हो सकता है, वॉल पे लगाने वाला वॉल हैंगिंग क्लॉथ भी हो सकता है, कैसा भी, कहीं पे चिपकाने वाला क्लॉथ भी हो सकता है। राइट, टोपाज। ठीक है, टोपाज क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ जेम। जेम समझते हो, जैसे नीलम होता है, पन्ना होता है, ये सारे जेम्स होते हैं। टोपैज, एमरल्ड, ये सारे क्या होते हैं, जेम होते हैं। तो जेम का मतलब क्या होता है, कीमती स्टोन जो होते हैं, टोपैज। तो ये बेसिकली येलो कलर का होता है। रिनाइजेंस का मतलब क्या होता है, नेटिव, वहीं का रहने वाला, नेटिव। ठीक है, स्लीक का मतलब क्या होता है, स्लिम, स्लिम एंड फास्ट आप कह सकते हैं, स्लीक। और शिवेलरिक का मतलब होता है बड़े इंप्रेसिव, इंप्रेसिव एंड डेयरिंग। ठीक है, अब जरा इसे आप ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, ऑन जेनिफर्स टाइगर स्प्रैंस अक्रॉस स्क्रीन। ऑन जेनिफर के जो टाइगर हैं, स्क्रीन मतलब उस कपड़े पे जिस पे बना रही हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑन जेनिफर है ना, एक आंटी है, वो बैठी हुई कुछ बना रही हैं, है ना, कपड़े पे। जैसे मम्मियाँ होती हैं, कुछ सिल रही होती हैं, कुछ बुन रही होती हैं, ये ऐसा कुछ कर रहा है। तो ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन, ना कुछ क्या बना रही है, भागते हुए टाइगर बना रही है आंटी, भागते हुए टाइगर, कूदते हुए टाइगर, है ना। ब्राइट टोपैज कैसे हैं, येलो कलर के हैं। डिनाइजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का यहाँ पे क्या मतलब है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है दोस्त मेरे फॉरेस्ट,
तो वो कहाँ के हैं, डिनाइजेंस का मतलब है नेटिव, रहने वाले कहाँ के हैं, वो जंगल के, जंगली हैं वो, ठीक है। तो ब्राइट टोपाज एकदम येलो कलर के हैं, और जो कहाँ के हैं, फॉरेस्ट के हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। तो बीनीथ द ट्री कौन बैठा है, मैन बैठा है बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे। साथ ही साथ उन्होंने बनाए हैं कि कुछ मेन हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं, लेकिन ये टाइगर उनसे डर ही नहीं रहे। टाइगर फियरलेस हैं, वो नहीं डर रहे। और ये बात यहाँ पे क्यों गई, क्योंकि फेमिनिज्म दिखाया जा रहा है कि वुमेन डरती है, टाइगर नहीं डरता, ठीक है। तो दे डू नॉट फियर द मैन, तो वो इंसानों से नहीं डर रहे हैं। बीनीथ द ट्री, जो ट्री के नीचे बैठे हैं। दे पेस, पेस का मतलब है क्या है, वो रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, रन स्पीड के साथ, ठीक है। इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, शिवैलरिक सर्टेनिटी का क्या मतलब है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। सर्टेनिटी का क्या मतलब है, विद कॉन्फिडेंस, है ना। तो वो कैसे भाग रहे हैं, एकदम फिट लग रहे हैं। स्लीक एंड फास्ट का मतलब है बिल्कुल फिट टाइगर लग रहे हैं, मोटे थुलथुले टाइगर नहीं है, खा खा के, है ना, चाउमीन नहीं खाई टाइगर ने। तो दे पीस इन स्लीक, दे पेस, वो भाग रहे हैं कैसे, स्लीक, है ना, जो दुबले पतले हैं। शिवैलरिक, शिवैलरिक का क्या मतलब है, इंप्रेसिव और डेयरिंग और एकदम कॉन्फिडेंट है ना। तो यहाँ पे एक बार मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ क्या कह रहा है, कि जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो भाग रहे हैं एक स्क्रीन पे, ऐसा दिखाया गया है ना। और ये अब टाइगर्स के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ के हैं, ये जंगल के रहने वाले हैं, पीले कलर के क्रिएचर हैं जो एकदम ब्राइट हैं, चमकीले। तो ये किसी से डरते नहीं है, चाहे इंसानी क्यों ना हो, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, ये डरते नहीं है। और ये बस अपनी भाग लगा रहे हैं किसमें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी सर्टेनिटी के साथ। और वो वॉक कैसी है, बड़ी इंप्रेसिव और डेयरिंग है, शिवैलरिक है ना। उम्मीद है सब समझ में आया होगा। एक बार इस स्टेंजा को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, 10 सेकंड का टाइम फिर से दिया है। इसको यहाँ पे पॉज कर दो, और पॉज करके खटाक से जरा उतार दो, बहुत तेज जल्दी से, है ना। इस यही तुम्हारे नोट्स हैं भाई, स्टेंजा 1 में क्या बताया है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, मैंने बताया था आंट जेनिफर के बारे में, पहला स्टैंजा है। तो ये क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं, क्लोथ पे कुछ बना रही हैं, कुछ काट रही हैं, काटने को एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। तो इट कुड बी अ टेबल क्लॉथ, मैंने बताया था टेबल क्लॉथ भी हो सकता है, वॉल हैंगिंग भी हो सकता है, किसी भी तरह का। द पैटर्न शोज टाइगर विच आर मूविंग एंड जंपिंग अराउंड ऑल अक्रॉस द फैब्रिक। तो उस कपड़े पे क्या दिखाया गया है कि आंट जेनिफर क्या कर रही है, टाइगर बनाए हैं, भाग रहे हैं, वो भागते हुए टाइगर बना दी, ठीक है। दे आर ब्राइट येलो इन कलर, चमकीले येलो हैं कलर के अंदर, कैसे टोपाज स्टोन जैसा होता है। ये मेटाफर का इस्तेमाल है। टोपाज को कंपेयर किया गया है किससे, टाइगर से। तो ये क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया, ये हम जानते हैं। द डेंस ग्रीन फॉरेस्ट बैकग्राउंड इज देयर होम। जो जो डेंस ग्रीन फॉरेस्ट है वो क्या है, पीछे जो दिखाया गया है वो उनका होम दिखाया गया है ना, ग्रीन, इसीलिए उन्होंने कहा दे आर द क्रिएचर ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, है ना, नेटिव ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है। सो दे आर द प्राउड एंड फियरलेस, एकदम वो अपने जोश में हैं, और एकदम कॉन्फिडेंट हैं, और उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है, किससे, सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट से, किसी से कोई डर नहीं है। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट आया है बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर। आंट जेनिफर ऐसी नहीं दिख रही देखने में, ठीक है, ये आप आगे जानेंगे। द टाइगर्स आर फियरलेस बट दिस लेडी हु इज एम्ब्रॉयडरिंग देम इज नॉट सो, है ना। आंटी नहीं है इतनी बोल्ड, आंटी नहीं है इतनी मतलब कॉन्फिडेंट, टाइगर एकदम कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। द टाइगर लुक एलिगेंट, शानदार, है ना। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, इसमें ग्रेस हो, ग्रेसफुल, शानदार, शानदार दिख रही है, शाइनिंग फुल ऑफ द जेंटलमैन्स ग्रेस, है ना। तो टाइगर एकदम जबरदस्त दिखाए हैं, और आंटी एकदम परेशान दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां ये मैं ले आया हूं आपके लिए इस पैराग्राफ की समरी, है ना, इस स्टैंजा की, है ना। तो ये पहले स्टैंजा की समरी है, ये पहले स्टैंजा के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखने हैं, कि पहले स्टैंजा में इस आंट जेनिफर को क्या बताया, आंट जेनिफर के बारे में क्या बताया गया। देखिए मेरा आइडिया क्या है कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने पोएम को समझ लिया, उसकी थीम समझ ली, उसका सेंट्रल आइडिया समझ लिया, उसकी टोन समझ ली, क्या कहना चाह रहा है पोएट, अगर आपने ये समझ लिया, तो भाई इतनी अंग्रेजी तो 12वीं तक तुमने पढ़ी होगी इंग्लिश मीडियम में, कि तुम अपने थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर करके अपना आंसर तो लिख ही आओगे, है ना। नहीं तो मैं जो आंसर दूंगा वो तो एकदम है ही बढ़िया, ठीक है। तो आप कम से कम इतना तो कर दो, कब कुछ अगर भूलो तो पोयम याद हो तो वहां से जुगाड़ कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ लेडी होम शी एड्रेसेस आंट, ये मैंने आपको बताया, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, तो इसी को मैंने पैराग्राफ में लिख दिया। तो देखिए ये मैंने इसी को मैंने पैराग्राफ में लिखा, तो ये समरी बन गई, ऐसे याद रखिए।
है ना। बस अब पैराग्राफ में लिखूंगा तो थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे सेंटेंसेस और बेटर बनाना पड़ेंगे। तो शी हैज डिजाइन इट विद ब्यूटीफुल टाइगर्स व्हिच आर रनिंग फियरलेसली इन द ग्रीन फॉरेस्ट। शी हैज डिस्क्राइब देयर ब्यूटी बाय कंपेयरिंग देम विद अ प्रेशियस स्टोन, है ना, उन्हें कंपेयर किया किससे, येलो स्टोन से, येलो कलर का टोपास होता है उससे। शी सेज दैट दे अपीयर ब्राइट येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट। तो बड़े बढ़िया लग रहे हैं, फॉरेस्ट ग्रीन और टाइगर येलो, ठीक है। दे आर फियरलेस एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन। तो उन्हें डर लगता नहीं है और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता इंसानों के कहीं पे भी होने से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। Here we can sense the contrast of the behavior between the tigers and ant. Though the tigers designed by her are fearless, जो भी उन्होंने टाइगर बनाए हैं वो बेशक, उसमें कोई शक नहीं है कि भाई वो कैसे हैं, फियरलेस है, लेकिन वो खुद जो है वो डरी हुई हैं अपने हस्बैंड से। ठीक है, ये बात आप आगे जानेंगे कैसे। फर्दर द पोएट सेज, पोएट ये भी कहता है, टाइगर्स आर प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन्स। ये जो टाइगर जो है ये प्राउड एंड एकदम कैसे फियरलेस सिटीजन्स हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, फॉरेस्ट के, और ये एकदम चमक रहे हैं और शानदार लग रहे हैं। तो ये इसकी समरी हो गई। आइए अब बढ़ते हैं आगे और आगे हैं सेकंड स्टेंजा पे। 10 सेकंड का टाइम है, नजर मार लीजिए इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना आसान है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। अब यहां से पता चला कि आंटी परेशान है। तो आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग है। ये यहां पे यूज हुआ है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, जब दो कॉन्सोनेंट साउंड साथ साथ यूज होती हैं, जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, है ना, एफ एफ साउंड दोनों पर साथ आ गया। या फिर आपके पास एक फर्स्ट टर्म में थी 66, तो ये भी क्या था, ये भी ऑलिट्रेशन था, जब दो कॉन्सोनेंट साउंड साथ साथ आती हैं। तो आंट जेनिफर्स की फिंगर स्प्लिटिंग थ्रू हर वूल, तो जो वूल है उनके कपकपा रही हैं उनकी उंगलियां, मतलब जान नहीं है उंगलियों में, कपकपा रही हैं, डरी हुई है ये, कपकपा रही हैं, है ना। और आंट क्या कह रही है, आंट जेनिफर्स फिंगर स्प्लटरिंग, आंट जेनिफर की फिंगर कपका रही हैं थ्रू द वूल। तो जो बना रही हैं किससे बना रही हैं, ऊन से बना रही हैं। वूल क्या होता है, ऊन। तो उनकी उंगलियां कपकपा रही हैं, बना नहीं पा रही हैं। पॉइंट इवन द आइवरी निडल। अब आइवरी होती है हाथी दांत, है ना, ये बहुत मजबूत होता है और इसकी निडल बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसने वर्ड इवन का इस्तेमाल करा। पॉइंट इवन द आइवरी निडल हैड टू पुल। तो इतना मुश्किल है कि आइवरी निडल से भी वो नहीं खिंच रहा है। कोई आम सुई नहीं यूज कर रही, अच्छी सुई यूज कर रही है आंटी, बट उससे भी वो पुल नहीं कर पा रही है। आसानी से पुल हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली आइवरी निडल से, पर आंटी को यहां भी दिक्कत हो रही है। तो वो क्या है, डरी हुई है, परेशान है, कमजोर है। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब एक बात देखिए, इसने कहा अंकल्स वेडिंग बैंड, ये चाहता तो ये भी कह सकता था आंटीज वेडिंग बैंड। तो ऐसा लग रहा है कि जो एड्रियाना रिच हैं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो वेडिंग बैंड है वो अंकल की तरफ से है भाई, है ना। एक तरफा शादी होती है ना, जहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी निभा रहा होता है, कुछ इस तरह की शादी की इन्होंने बात की है। उनके ऊपर बड़ा मासिव वेट है, बड़ा भारी वेट है किसका, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल की जो शादी का बैंड है उनके हाथ पे, उसका बड़ा मासिव वेट है। ऐसा लग रहा है कि इसी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ अब करने के लिए, चलो कोई नहीं, करके दिखा देता हूँ, समझाने में कुछ नहीं है। मान लो ये मेरा बैंड है, ये मेरे हाथ पे मैंने डाल दिया और अब मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तुमने मुझे पढ़ाते हुए देखा, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कब कब आ गई मेरी उंगली, फिर मैंने ठीक करा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब तुमने, किसी ने बैंड देखा, उसने कहा सर, सर का शायद ये बैंड बहुत भारी है। ठीक है, तो किसी ने अगर मेरे मतलब बालों के लिए कोई क्रिटिसाइज करना चाहेगा तो ऐसे बोल सकता है। ऐसे ही यहाँ पे आंटी ने किसको क्रिटिसाइज करना चाहा, बहुत सिंपल सी बात है, आंटी जो राइटर है उसने क्रिटिसाइज करना चाहा आंटी को, है ना, आंटी की शादी को और उनके हस्बैंड को, और वहां पे कितना बढ़िया क्रिटिसाइज किया। क्या कहा कि उनका जो मासिव वेट है ना, किसका, बैंड का, इसके कारणवश क्या है कि आंटी परेशान है। सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, क्योंकि वो आंट के जेनिफर के हाथ पे है और इसकी वजह से उनसे कुछ काम भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रही लिटरली कि आंटी बुन नहीं पा रही हैं, वो कह रही हैं वो बुन तो रही हैं पर फिंगर ट्रेम्बल हो रही है। फ्लटरिंग का मतलब होता है क्या, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का क्या मतलब होता है, शेक, कपकपा रही हैं। ठीक है,
शेक कर रही हैं उनकी उंगलियां, क्यों? डर की वजह से। उन्हें लग रहा है कि ठीक है मैं ये कर रही हूँ, अंकल ये देख लें, मतलब शी इज ट्राइंग टू डू हर हॉबी। ठीक है, हो सकता है अंकल को ये पसंद नहीं है उनका सिलना बोलना काटना, है ना, तो अंकल उस पर कमेंट करते हो, कुछ बुरा बोलते हो, तो इस तरीके से दिखाया गया है कि वो परेशान है। तो आइवरी निडल से भी वो पुल नहीं कर पा रही है। मासिव वेट है अंकल की वेडिंग बैंड का, आंटी की नहीं, अंकल की। तो अंकल ने अपनी शादी का भार इन पे डाल रखा है। शी सिट्स हेविली अपॉन, कहाँ पे? आंटी के हाथ पे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक नजर डालेंगे 10 सेकंड के अंदर और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें कि यहाँ पे पता चला कि आंटी अपने अंकल से, मतलब अपने हस्बैंड से डरती हैं। शी इज परस्यूइंग हर हॉबी इन हर फ्री टाइम में अपनी हॉबी भी करती हैं, लेकिन प्रोबेबली शी इज स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड हु कुड स्कोल्ड हर। तो ये आज भी अपने हस्बैंड से डरती हैं जो इन्हें कभी भी, मतलब डांट सकता है ना, ऐसा माना गया है। आप अपने पास से भी मान सकते हैं, लिटरेचर है जो आपको लगे, और फिर उसके बाद मतलब ऐसे भी नहीं कि आप कुछ भी कर दें, है ना, लेकिन बट वो रेलेवेंट लगना चाहिए। हर फिंगर्स आर सो टायर्ड ऑफ वर्किंग एंडलेसली। तो उनकी फिंगर्स जो है ना वो थक गई हैं काम करते करते, है ना। द निडल इज ऑल्सो हैवी फॉर हर टू पुल। तो उनके लिए आइवरी निडल, जो अच्छी निडल है, वो भी बढ़िया काम नहीं कर रही है। अंकल्स बैटिंग बैन, एज द बैटिंग वाज ब्रॉड बाय हर हस्बैंड, इट इज स्टिल हिज टुडे। है ना, मान लो मैं तुम्हें अपनी कोई चीज दे दूं और कहूँ भाई इसका ध्यान रखना, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ और उसके लिए भी तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। तुमने ऐसे ऐसे कपल नहीं देखे? फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे एक बार टेडी बियर दिया। अब मुझे बताओ मैं टेडी का क्या कर लूंगा? कुछ करूंगा टेडी का? क्या करूंगा, मतलब क्या होगा टेडी का? भाई उसे रख ही दूंगा। मैंने उसे रख दिया, है ना। अब बच्चे बच्चे आए रूम के अंदर, उन्होंने उसे गिरा उड़ा दिया। ठीक है, वो कुछ का कुछ हो गया। ठीक है, फिर मैंने उसे उठा के कोने में रख दिया, थोड़ी ऊपर रख दिया कि भाई ये खराब नहीं होगा। बच्चे आते हैं उठा लेते हैं, इसको पटकियां मारते हैं, इसको चोक स्लैम मारता है मेरा भांजा। मैंने सोचा चलो इसको ऊपर रख देता हूँ। मैंने ऊपर रख दिया। अब होता क्या है, वो वीडियो चैट एक बार मैं कुछ कर रहा था, वो उसको दिख गया वहाँ, फिर तुमने मेरा वहां डाल दिया टेडी बियर। मैं बोला अरे नहीं वो डाला नहीं है, वो रखा है। कह रही ऐसे रखते हो तुम, ऐसे तुम्हें ये होता है? तो ना ऐसे बेचारे अंकल का वेडिंग का बैंड था कि भैया तू वेडिंग बैंड है, ध्यान रख इस चीज का। तो एज तो किसी भी तरह का इम्पोजिशन था आंटी के ऊपर जिससे वो परेशान थी। द लेडी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, अपने डिपेंड है हस्बैंड के ऊपर। अब पता है यही दिक्कत होती है, मैं आपको बोल रहा था ना कि पहले मर्दों ने लड़कियों को अपने ऊपर डिपेंड कराया। ठीक है, कि अरे हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम तुम्हें खाने को देंगे, तुम्हें साड़ी ला के देंगे, तुम्हें गहने ला के देंगे, तुम बताओ तो चाहिए क्या चाहिए। पर जिंदगी में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती। जिन औरतों ने इस चीज़ पे कहा कि हाँ चलिए ठीक है, उस पर मजबूरियां भी थी औरतों की, ऐसा उन्हें करना पड़ा। और कहीं पे अब कुछ लड़कियों को मजे भी आ गया है, मैं क्या करूंगी, सोंगी, अच्छा है, देख थोड़ा घर सफाई करनी है कर लूंगी, गहने मिल जाएंगे, घूमने को मिल जाएगा, पिक्चर तो ये दिखाते ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसी हो जाती है, तो फिर आगे जाके रिश्ते खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। द सेम इज हियर, द शी इज स्टिल बर्डन बाय द वेट ऑफ द रिंग। तो वेट ऑफ द रिंग नहीं आएगा यहाँ पे, वेट ऑफ द बैंड। रिंग की बात अभी आगे अलग होगी। ठीक है, वेडिंग बैंड की बात करिए ना, हाँ वेडिंग बैंड। ठीक है, वे मीन्स दी एनसर्किलमेंट और ट्रैपिंग, समझे? कि वो जो वेडिंग बैंड का मतलब है यहाँ पे, वो ये मतलब है कि आंटी घिर गई है इस चक्रव्यूह में अंकल के। अंकल ने शादी करके रचा के लिया है, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और आंटी कुछ एम्ब्रॉयडर भी नहीं कर पा रही है, आप ऐसे समझिए। ट्रैपिंग दैट हैज फॉलन अपॉन हर बाय गेटिंग मैरिड टू हिम, है ना, फंस गई भैया शादी करके। शी हैज बीन बर्डन्ड बाय द ऑब्लिगेशंस ऑफ मैरिज लाइफ, है ना, उनके ऊपर क्या है, जिम्मेदारियां हैं और कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं, जो मैरिड लाइफ में उन्हें करनी पड़ती हैं। तो दैट इज व्हाट हैपनिंग, हैज बिकम हैज बिकम द पर्सन्स प्रॉपर्टी। तो ये उनकी क्या हो गया, एक मिनट, एकदम बिल्कुल पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है। हैज बिकम्स द मैन्स प्रॉपर्टी, तो वो क्या बन गई है, मैन की प्रॉपर्टी जैसा बन गई है। इतना सह रही है कि आज प्रॉपर्टी जैसा बन गई है मैन की। शी हैज बीन लिविंग अ डिमांडिंग लाइफ। डिमांडिंग लाइफ का क्या मतलब है, ऐसी लाइफ जो उससे डिमांड की जा रही है उसके हस्बैंड द्वारा, वो वही जी रही है, उसी के हिसाब जी रही है, और इसीलिए उसकी हालत इतनी, आंट जेनिफर की हालत इसीलिए इतनी ज्यादा खराब हो गई है ना, कि अब उसे ऐसी लाइफ जीना पड़ रही है। और जब आप बहुत लंबे समय तक ऐसी जिंदगी जीते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपकी जिंदगी पे फर्क तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसी चीज को मैंने समरी में यहाँ पे आपको बता दिया है, बहुत मतलब पैराग्राफ बना के दे दिया है आपको।
सेकंड स्टैंजा का। तो यहाँ पे पोएट क्या बता रहा है, अपने हस्बैंड, उसके आंट जेनिफर के हस्बैंड के बारे में बता रहा है, और बता रहा है कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उसकी फिंगर्स जो है डर डर की वजह से कांप रही है, या फिर उसके हस्बैंड की वजह से कांप रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके हस्बैंड को पसंद नहीं होगा उसको एम्ब्रॉयडरी करना, इसलिए ऐसा बोला गया। शी ट्रेम्बल्स व्हाइल शी इज एम्ब्रॉयडरिंग द पीस ऑफ क्लॉथ, ये बात मैंने आपको बताई। और ये बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए कि उस आइवरी निडल को भी वूल में से निकालना, है ना, इतनी ज्यादा उंगलियां उसकी कपकपाने लगी हैं बुढ़ापे में। देन शी डिस्क्राइब्स द वेडिंग रिंग, फिर उसने वेडिंग रिंग कहाँ बोला है भैया, वेडिंग बैंड बोला है, वेडिंग बैंड के बारे में बात करी है, विच वॉज गिवन बाय अंकल, और इसीलिए उसे कहा गया अंकल्स वेडिंग बैंड। ठीक है, आंट जेनिफर को ऑन देयर वेडिंग डे पे। तो शी सेज, वो कहती है दैट इट इज अ काइंड ऑफ बर्डन। तो वो जो उनको मिला था ना वेडिंग बैंड, वो एक तरह का चक्रव्यूह था, वो बंधन था, जो बस जैसे आजकल होता है ना, ठीक है, कि बस कुछ गले में डाल दिया, हाथ में पहना दिया अपने नाम का, ठीक है, और बोल दिया कि भाई अब तू मेरी है, मेरे हिसाब से जिएगी। तो उसी चीज की बात यहाँ पे चल रही है। वेडिंग बैंड, शी सेज दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ बर्डन फॉर हर टू वियर दैट बैंड। तो वो बैंड उसके लिए पहनना एक किसकी तरह था, एक बर्डन की तरह था। शी हैज बिकम टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड, और बहुत टॉर्चर किया गया है उसके हस्बैंड के द्वारा, इतना ज्यादा कि जहां जहां रिंग आ रहा है ना, वहां वहां बैंड कर लीजिए, रिंग की बात अभी आगे आएगी। विच कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर हर सीम्स लाइक अ बर्डन टू हर। तो यहाँ पे ये आयरनी दिखाई गई है। जब आप बैंड देखेंगे, हर आदमी देखेगा तो उसे लगेगा यार क्या बढ़िया हस्बैंड है, क्या गिफ्ट दिया है। पर वो गिफ्ट क्या है, वो गिफ्ट उसने खुद के लिए दिया है ना, ये दिखाने के लिए दिया है कि तुम मेरी हो, और वो है ना अपने हिसाब से चलाएगा उसे। ठीक है, तो इसीलिए उसने बोला डिमांडिंग लाइफ है। शी हैज फेस सो मैनी डिफिकल्टीज, इतनी सारी दिक्कतें उसे अपनी मैरिड लाइफ में आई हैं कि ये जो छोटा सा रिंग है उसको हैवी बैंड बनाया गया है ना। तो लिटिल लिटिल बैंड को क्या दिखाया गया है कि भाई बहुत हैवी बैंड है ये, इतना हैवी कि उसकी इसकी जो फिंगर्स हैं वो कांप जाती हैं। दिस मीन्स दैट द बैंड इज एसोसिएटेड that the band is associated with some bad experiences in the form of torture। तो टॉर्चर के फॉर्म में क्या है, ये उसके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है। ये जो बैंड है ये उसके के लिए एक टॉर्चर दिखाता है। She has faced बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड डोमिनेटिंग या डोमिनेटिंग नेचर, क्योंकि हस्बैंड का नेचर कैसा था, डोमिनेटिंग। क्लियर हो गया, मजा आ गया होगा। एक एक चीज आपको सेकंड स्टैंजा से भी मैंने समझा दी। अब हम आए थर्ड स्टैंजा पे, क्या कह रहा है, व्हेन आंट इज डेड। अब कह रहा है कि भाई अगर आंटी मर भी गई ना, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, और जो उनकी अगर आंटी मर भी जाती है तो हर टेरिफाइड हैंड, जो उनके डरे हुए हाथ हैं वो ऐसी पड़े रहेंगे, है ना, विल लाई, वो ऐसी पड़े रहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना ही वाज लाइंग, पड़ा हुआ था, ऐसे हाथ उसके पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड, और तभी भी उनके अंदर रिंग होगी। अब रिंग की बात शुरू हुई है ना, स्टिल रिंग्ड, और तभी भी जो रिंग होती है ना, शादी की अंगूठी जो मिली थी, रिंग्ड विद ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स का मतलब क्या होता है, सफरिंग्स, हार्डशिप्स। तो उनके दुख, उनकी दर्द, उनका संघर्ष दिखाती है वो जो रिंग है। ठीक है, शी वॉज मास्टर्ड बाय, है ना, और क्या शी वॉज मास्टर्ड बाय मतलब जिसमें उसको किसी मास्टर के द्वारा चलाया गया। हाँ, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, तो उसका मतलब ये भी है कि वो भी डिफिकल्टीज जिनको उसने मास्टर कर लिया था, जिनको वो सहती ही आ रही थी सालों से, वो साफ दिखती हैं उस रिंग के थ्रू। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जो टाइगर उसने बनाए हैं पैनल में, विल गो ऑन प्रेंसिंग, ये तो डांस करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, और हमेशा अनअफ्रेड रहेंगे, है ना। तो आसान सा पैराग्राफ था, समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर विश टू लिव अ फ्री फेयरफुल लाइफ इज इंडिकेटेड बाय हर चॉइस ऑफ डिजाइन। क्या, देखो, वो चाहती तो कुछ और भी बना लेती, हस्बैंड ही बना देती, पर उसने क्या बनाया, टाइगर। तो इससे राइटर, इससे पता चलता है कि हर विश टू लिव फ्री, वो उसकी वो चाहती थी क्या, कि फ्री रहना चाहे, टाइगर की तरह फियरलेस रहना चाहे, लेकिन क्या है, वो डिजाइन ही कर सकती थी बस, टाइगर टाइगर की तरह जी नहीं सकती थी। इट शोज हर इनर मोस्ट डिजायर ऑफ बीइंग स्ट्रांग, उसके खुद का डिजायर यहाँ पे एड्रियाना रिच, आंट जेनिफर का खुद का डिजायर, खुद की चाहत दिखाती हैं कि वो स्ट्रांग बनना चाहती हैं, फियरलेस बनना चाहती हैं, विच हैज बीन एम्पावर्ड, लेकिन क्या है, उनके हस्बैंड ने उनकी इन सारी इच्छाओं को दबा दिया है। प्रोबेबली कह रहे हैं, खास तौर, अब प्रोबेबली, मे बी, प्रोबेबली का मतलब होता है मे बी, हर ऑर्डियल विल एंड अपॉन हर डेथ। तो कह रहा है कि शायद कि भाई जब वो मर जाए ना, है ना, आंटी जब मर जाए तो उनकी ये सफरिंग खत्म हो जाए, और फिर आगे कहा तभी भी नहीं होगी। हर फ्राइटेंड शेकिंग फिंगर्स विल पुट टू रेस्ट। अभी उसने पहले पता ना, फिंगर्स फ्लिटरिंग के कप कपाती हुई उंगली ऐसे आंटी
बना रही हैं, कुछ कपकपाती हुई उंगली है, तो कह रहा है कि हो सकता है ये रुक जाए, है ना, वो रेस्ट पे आ जाएंगी। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होगा, बस ये उंगलियां ही तो रुक जाएंगी, बट स्टिल इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मौत के बाद भी द रिंग शैल रिमेन और हर हैंड, तो ये रिंग तो रहेगी। आंटी मर जाएंगी तब भी ये जो रिंग उन्होंने पहन ली है भाई, ये तो रहेगी। और ये क्या है, उन दैट इज हर हस्बैंड, रूल ओवर हर इज नॉट येट ओवर। अब भी हस्बैंड तो कल आएगा, वो अपने हिसाब से ही ना, अब मतलब एक जिंदगी शुरू हुई, थोड़ी वो बड़ी हुई, शादी हो गई, हस्बैंड ने बैंड ला दिया, अंगूठी ला दी और भाई बांध दिया, तू चक्कर में बंध गई, है ना, अब फेरे ले लिए तूने, अब तू मेरे हिसाब से जिएगी। तो आफ्टर हर दैट हर डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस शैल रिमेन अलाइव। तो ये कह रहा है कि लेकिन, है ना, उसके डेथ के बाद उसका जो डिजायर होता है, जो फ्रीडम का, फियरलेसनेस का, वो अलाइव रहेगा टाइगर्स की फॉर्म में। आंटी मर जाएंगी, ठीक है, आंटी के हाथ ऐसे ही पड़े होंगे, उसमें रिंग पड़ी होगी, वो बयां कर रही होगी कि कितनी तकलीफें इन्होंने अपनी जिंदगी में जी, ये सारी चीजें बयां कर रही होगी, इसलिए सफरिंग्स खत्म नहीं हुई उनकी, लेकिन जो उनकी सोच है वो फ्री है। कैसे, उन्होंने वो टाइगर जो क्लोथ पे बनाए हैं, है ना, कहते हैं ना दुनिया में आप जो काम करके जाते हो ना, आपका काम अमर रहता है, आपका नाम खत्म भी हो जाता है ना, काम अमर रहता है। इसलिए जब बच्चा बड़ा होता है कहते हैं मम्मी पहली बार ये ट्यूबलाइट कहाँ से आई, ये किसने बनाई है, तो तुम बताते हो कि भाई ट्यूबलाइट नहीं, पहले तो इससे भी पहले बल्ब आते थे, और पहला बल्ब जो था वो किसने बताया बनाया था, नहीं पता। अरे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब जेम्स वॉट ने बनाया था, इंजन, पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। अरे यार वो तो बहुत फेमस है, जिसकी कहानी भी थी हमारे यहाँ 10th में, उसने चिड़िया खिला दी थी, दैट साइंटिस्ट, हिज नेम इज, उसको बचपन में बोलने की बीमारी थी, वो अच्छे से बोल नहीं पाता था, स्कूल से निकाल दिया था उसे, इसलिए उसकी माँ ने उसे पढ़ाया था, उसकी कहानी थी। ही वॉज, उसने, अब था बहुत चालाक वो, उसने एक बार अपनी मेट को चिड़ियाँ खिला दी थी, चिड़िया नहीं केचुए खिला दिए थे, क्योंकि उसको लगता था चिड़ियाँ उड़ती हैं क्योंकि वो केचुए खाती हैं, है ना। उसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, उसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। अब याद आया ना, एडिसन ने बल्ब बनाया था, ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, जोर दिया दिमाग पे, याद आया। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था। तो लेकिन क्या था, अब क्या है, थॉमस एल्वा एडिसन मर भी गए, पर मैं आज भी नाम उनका सोच के बहुत मेहनत करके और तुम्हें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके काम की वजह से। तो जब आप भी दुनिया से चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा यार, वीडियो तो रहेगी ना दोस्त, है ना, तो काम आपका रहेगा। द सेम इज विद आंट जेनिफर, के जब आंट जेनिफर दुनिया से चली जाएंगी, तो ठीक है, उन्होंने कैसी भी जिंदगी जी वो खत्म होगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा, इनके टाइगर्स को छोड़ के जा रही हैं, अलाइव इन दीज टाइगर्स विच हैज बीन एम्बॉयडर्ड। तो वो जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं ना, वो उनकी सोच है, उनकी सोच कुछ और थी और उन्होंने जिया कुछ और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। द पोएम इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा पोएम पोएम में, एक बार इस पे नजर डाल दीजिए, दिस इज गोइंग टू बी समरी ऑफ द लास्ट वन, फिर थोड़ा फटाफट चलेंगे। द पोएट सेज दैट वन कैन इजिली सेंस ऑन जेनिफर्स डिजायर फॉर फ्रीडम। आप आसानी से देख सकते हैं आंट जेनिफर के जो डिजायर हैं फ्रीडम के लिए, फियरलेसनेस के लिए, जो उन्होंने डिजाइन बनाए हैं टाइगर के, नहीं तो टाइगर क्यों बनाती, कुछ और बना दी। आगे आप देख सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि आंटी के लिए कि वो फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी में जी सके और अपनी हॉबीज परस्यू कर सके। शी विल अटेन ओनली आफ्टर हर डेथ, और ये तो उन्हें सिर्फ कब मिलेगा, उनकी डेथ के बाद ही मिलेगा, और आयरनी ये है कि तब भी ना मिले, है ना, इज दैट के, and the irony of her life is that still she will be tied up with shackles in the form of her husband's wedding ring। तो वेडिंग रिंग डाल रखी है, वेडिंग बैंड डाल रखा है, तो बंद है जिंदगी आंटी की, है ना, जी नहीं पा रही है। द रिंग वॉज द सोल प्रूफ ऑफ द टॉर्चर्स, है ना, तो रिंग जो डाल रखी है वो एक कह रहा अकेला प्रूफ है टॉर्चर जो आंटी ने सहे हैं, she had faced from her husband। on the other hand there are tigers। तो यहां तक तो ये आंटी की जिंदगी है, ठीक है, और यहां से ये आंटी की जिंदगी है, यहां से आंटी की सोच शुरू होती है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि भाई किसी की जिंदगी कुछ भी हो सकती है, पर उसकी सोच थोड़ी अलग है ना। आंटी की जिंदगी हमेशा मुसीबतों वाली, ऑर्डियल वाली, प्रॉब्लम्स वाली, दिक्कतों वाली रही, बट उनकी सोच देखिए आप, है ना, ब्राइट रही हमेशा, है ना, विच विल ऑलवेज डिपिक्ट हर डिजायर ऑफ लिविंग फियरलेस लाइफ, है ना, जंपिंग ब्रेवली ऑन द जंपिंग प्राउडली एंड ब्रेवली ऑन द पीस ऑफ ग्लो। तो टाइगर क्या है, वो आंटी की सोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको बार बार मिले हैं, इनके सबके मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। प्रैंस, टोपैज, डिनाइजेंस, है ना, एन एनिमल दैट फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मैंने नेटिव बताया था इसका। स्लीक मैंने आपको बताया था कि भाई स्लिम और फास्ट एंड फिट लिखता है, तो एलिगेंट भी आप उसे कह सकते हैं। शिवरलिंग मीन बीइंग कर्टियस स्पेशली टू वुमेन, है ना, काइंड ऑफ अ जेंटलमैन, तो शिवैलरिक इज बेसिकली ब्रेव भी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे वुमेन के सेंस में यूज किया गया है, तो इस हिसाब से जेंटलमैन कह सकते हैं, जेंटलमैन। ऑर्डियल्स मतलब एक्सट्रीमली, ये मैंने आपको बताया था, सफरिंग, हार्डशिप्स। प्रेंसिंग आपको एक बार फिर से मिल गया, वही। फ्लटरिंग वही मैंने आपको बताया था, क्वीरिंग, ट्रम्बलिंग, शेकिंग, ये सब फ्लटरिंग के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे। एनाफोरा का यूज किया है, दे पेस। दे पेस का मतलब क्या है ना, दे पेस, देखते हैं। देखिए, जब आप दो लाइन में दो सेम वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे दे और यहाँ पे दे, तो जब भी दो दो लाइन एक के बाद एक शुरू होती हैं, एंड नहीं होती हैं, शुरू होती हैं सेम वर्ड से, तो हम उसे एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरे दोस्त, एनाफोरा का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यूज ऑफ द सेम वर्ड इन टू कंसेक्यूटिव लाइंस। मेटाफर क्या होता है, ये मैं आपको बहुत बार सारी पोएम्स में बता चुका हूं। जब आप कंपैरिजन करते हैं, यूज ऑफ टोपाज टू डिस्क्राइब द येलो कलर, कुछ और इससे कुछ और बता दें, ठीक है। जैसे मैं कह दूं शी, मैं रोंडा राउजी के लिए बोलूं द क्वीन ऑफ द रिंग, है ना, तो वो क्वीन ऑफ द रिंग कौन है, फिलहाल तो शार्लेट के पास ये टाइटल है, तो मैं रोंडा राउजी को मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफर मैंने उसके लिए यूज किया, है ना, कि वो बहुत जबरदस्त लड़ती है। स्टैंजा 2 में ऑलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया भी था, फिंगर्स फ्लटरिंग ऑलिट्रेशन है। स्टैंजा 3 में भी प्रेंसिंग प्राउड, है ना, दोनों साथ में आ गए, कॉन्सोनेंट साउंड है, दो कंसेक्यूटिवली एक वर्ड, दो अलग अलग वर्ड में जब आपको दिखते हैं तो उसे ऑलिट्रेशन बोलते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ये पोयम हो गई आपकी खत्म। अब आप क्या करेंगे, इसकी पूरी पोयम की एक बार समरी देख लीजिए, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आंट जेनिफर क्या कर रही है, है ना, द पोएट एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग। इनर फीलिंग देखो, ये आपके पास क्वेश्चन आता है, क्या एंड्रीना रिच अपनी प्रॉब्लम्स आंट जेनिफर के ऊपर रख के दिखाना चाह रही थी, तो आप इसको भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, बहुत मुमकिन है कि ऐसा भी हो रहा हो, है ना, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आंट जेनिफर, द आंट इज एम्ब्रॉयडरिंग अ मोटिव कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी, ठीक है। तो वो ये बना रही है, एक मोटिव बना रही है जिसपे क्या है, एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर है, जो एकदम, और वो खुद कैसी लाइफ जी रही है, सबमिसिव, झुकी हुई जिंदगी जी रही है, सर झुका के जी रही हैं अपने हस्बैंड के आगे। हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हिम, है ना, तो उनके एक्ट जो हैं, जो भी वो करती हैं, अंकल से पूछ के करती हैं, उनको डर हमेशा ही लगा रहता है। और ये जो पैटर्न है, द पैटर्न ऑफ द फ्री एंड फियरलेस टाइगर, ये जो इन्होंने बनाए हैं, ये उनकी खुद की सोच है आंट जेनिफर की, वो ऐसी जिंदगी जीना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। इसलिए उन्होंने जितने भी टाइगर बनाए वो ग्रेसफुल बनाए, है ना, एलिगेंट बनाए और ब्राइट बनाए। आंट जेनिफर्स फिंगर्स ट्रम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर्स, लेकिन जब वो बना रही है ना, तो उनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि अंकल को मोस्ट प्रोबेबली उनको ये आर्ट, ये सब करना पसंद नहीं है। तो शी एम्ब्रॉयडर्ड, शी इज ओल्ड बट स्टिल फियरलेस ऑफ हर हस्बैंड। अब बुढ़ापे तक में, मतलब जवानी में क्या हाल होगा अंकल का, जब बुढ़ापे में कहर डाल रखा है, तो शी डज नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश, तो अपनी मर्जी से कुछ आंटी कर नहीं पाती हैं, इसलिए परेशान रहती हैं, वो डरी हुई हैं और एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, पर डर डर के। आगे क्या बात कही जाती है, आगे कही जाती है कि भाई जिस दिन से उनकी शादी हुई है, तो वो अपने हस्बैंड की डिमांड्स को पूरा कर रही हैं, एक डिमांडिंग लाइफ जी रही हैं, है ना, एक डिमांडिंग लाइफ जी रही हैं। द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर, तो जो वेडिंग रिंग है उनके हैंड पे, वो क्या है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर है, ठीक है। तो वेडिंग रिंग बोला है, बार बार वेडिंग बैंड के बारे में बात कही है, तो अंकल्स वेडिंग बैंड आप रखेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि वो अंकल का बोला गया है, ठीक है। ऐसी वेडिंग रिंग बोली गई है, उसकी रिंग नहीं बोली गई है, तो अंकल ने और शादी ने उन्हें बांध के रखा है, दोनों चीजों ने। और क्या है, द बर्डन ऑफ डिमांडिंग मैरिज हैज एग्जॉस्टेड हर, थका दिया, उसे परेशान कर दिया। द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अनटिल हर डेथ, और उसकी मौत तक भी ये टॉर्मेंट, ये टॉर्चर खत्म नहीं हो सकता मेरे दोस्त। इवन आफ्टर हर डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड, रिंग भी रहेगी उनके हाथ पे, है ना, मौत के बाद भी रहेगी।
एंड शी विल नेवर बी फ्री। तो इसलिए उसने बोला कि फ्री नहीं हो सकती, मौत के बाद भी, मर गई ना, रिंग तो उंगली में रहेगी ना, तो क्या होगा, तब भी फ्री नहीं होगी। तो ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होगा, जो टाइगर्स हैं वो फ्री हैं, एम्ब्रॉयडरिंग में वो मूव करते रहेंगे अपना, वो मूव करेंगे, फ्रीली रहेंगे, हमेशा एक जगह टंगे टंगे हैं, भाग रहे हैं, है ना। तो हर डिजायर ऑफ फ्रीडम वो जिंदा रहेगा, पर आंटी दुनिया से जा चुकी होंगी। बहुत ही बढ़िया पोएम लिखी है एंड्रियाना रिच ने। ठीक है, अब थीम आप देख लीजिए, थीम में आपको पूरे सेशन में तो मैंने आपको थीम ही समझाई है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, जो दिखाया गया कि भाई यहाँ पे इशू उठाया गया है किसका, मेल डोमिनेंस सोसाइटी का, किसका, मेल dominance in society. The theme wants to highlight the conflict issues and struggles that a woman has to face in male chauvinistic society. chauvinistic का मतलब क्या होता है, male domineering, जहां आप अपनी चलाते हैं, male domineering society. Aunt Jennifer is essentially the protagonist. protagonist का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, है ना, और ये यूजुअली पॉजिटिव होता है। जैसे अगर आप बैटमैन मूवी देखेंगे तो बैटमैन क्या है, प्रोटागोनिस्ट है ना, और जोकर क्या है, वो जो उसमें क्लाउन बना हुआ है, दैट इज एंटागोनिस्ट, है ना। तो विलन जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है इन द पोएम, एंड शी सिंबलाइजेज और रिप्रेजेंट द वुमन अक्रॉस द ग्लोब। तो ये सिर्फ आंट जेनिफर की बात नहीं है, यहाँ पे एंड्रिया रानिश ने आंट जेनिफर को पर्सोनिफाई करके पूरी समाज में जितनी औरतें हैं उनके दुख को दर्शाने की कोशिश की है ना, जो के बेचारे विक्टिम्स हैं, सिंबलाइजेस एंड रिप्रेजेंट द वुमेन अक्रॉस द ग्लोब, है ना, हु हैज बीन विक्टिम्स ऑफ परसिक्यूशन, जिन पे अत्याचार हुए हैं। विक्टिम्स आप जानते हैं, परसिक्यूशन का क्या मतलब होता है, हैरेसमेंट, जो कि हैरेसमेंट की शिकार हुई हैं, और ऑपरेशन, जिनको दबा के रखा गया है, सप्रेशन, ऑपरेशन सिनोनिम्स होते हैं, ड्यू टू दी पैट्रियार्किकल सिस्टम, जो कि मर्दों ने सिस्टम बनाया है, उससे वो दबी हुई है। मैंने बताया ना, पहले खुद पे डिपेंड करा और अब जुल्म करेंगे। तो द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न फॉर द वुमेन वाया दिस पोएम। तो इस तरीके से पोएम के थ्रू पोएट ने अपने एक्सप्रेशंस बताए हैं। The poem delivers a very important message in the context of women's experiences in a male dominated society and how adversely it impacts लाइफ्स ऑफ वुमेन। तो उसने यहाँ पे बताया है भाई, मुद्दे की बात, कंक्लूजन क्या है कि भाई पूरे में कि जो पोएम लिखी गई है, तो एंड्रिया रिच ने बताने की कोशिश करी है कि वुमेन्स की क्या सफरिंग है एक मेल डोमिनियरिंग सोसाइटी में, ठीक है, या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, और कितना एडवर्सली, एडवर्सली मतलब अनफेवरेबली, कितना अनफेवरेबली ये असर डालती है औरतों की जिंदगी पे, उनकी मैरिड लाइफ के बाद औरतों की हालत क्या हो जाती है। दो उसकी जो इमेजिनेशन है, उसका क्राफ्ट है पोएम का, वो बहुत ही बढ़िया है, सिग्निफिकेंट है, रेलेवेंट है, बढ़िया है एकदम। सब्जेक्ट दैट कंटिन्यूज टू ड्राइव कन्वर्सेशन इवन टुडे, है ना। तो लेकिन थ्रू हर इमेजिनेशन एंड क्राफ्ट, तो जो जिस तरीके से उसने इमेजिन किया है, जिस तरीके से उसने क्राफ्ट किया है पोएम्स, उसमें हम आज भी सोच पा रहे हैं कि वुमेन की क्या हालत होती है। ठीक है, सो द पोएम इम्प्लोर्स, इम्प्लोर्स का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट, टू ड्राइव कन्वर्सेशन, द पोएम इम्प्लोर्स द वुमेन टू ब्रिंग करेज, है ना, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई हिम्मत लेके आओ। और तो जितनी लड़कियां देख रही हो, एंड्रियाना रिच बहुत पहले तुमसे कह चुकी हैं, है ना, हिम्मत लेके आओ अपने अंदर, ब्रेकिंग द शैकल्स एंड बिकमिंग बोल्ड एंड फियरलेस लाइक टाइगर्स। तो टाइगर्स की तरह तुम्हें बनना है। अब इसका मतलब ये नहीं कल ही जाके तुम पति या बॉयफ्रेंड पीट दो, है ना, इसका मतलब ये जस्ट बी सेल्फ डिपेंडेंट। जहां तुम्हें लगे ये मेरे रिंग डाल रहा है, ये मेरे वो बैंड डाल रहा है, तो बस रिंग उतारो, मुंह पे मारो, बैंड उतारो, मुंह पे मारो। व्हेन यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, आप बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। तो मुझे ये लगता भी है पर्सनली कि भाई एक लड़की को देखो, लड़के के साथ ये बहुत पर्सनल बात है, ठीक है, बस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, तो क्योंकि फेमिनिज्म मेरा भी पीएचडी का मौजू रहा है, मैंने उस पर पीएचडी की है, तो इसलिए मेरे मन में ये वाली बात आ गई कि मैंने जितना भी पढ़ा ना, उससे मैंने एक ही चीज़ जानी, जब आप डिपेंडेबल होगे ना दूसरे वाले के लिए, तभी वो आपको टॉर्चर कर सकता है। जब तुम अपना कमाते होगे यार, तो अपने हिसाब से जी लोगे ना, क्या दिक्कत है, अपना कमा रहे हो, उससे किसी चीज के लिए मांगोगे नहीं। मान लो उसकी सैलरी 1 लाख भी है, तुम नहीं कमा पा रहे, 1,50,000 में तुम्हारे सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे ना, एक बच्चा भी करोगे तो वो भी तुम अपने आप पाल लोगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, ये मुझे लगता है खासतौर से वुमेन के लिए। तो ये मेरी आप सबसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, खासतौर से वो सारी जो मेरी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, कि भाई ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड मत होना, किसी के ऊपर भी डिपेंड मत होना। अब आप 12th के बाद अब 18 साल के हो जाएंगे, मेजर हो जाएंगे, अभी आप में से बहुत सारे माइनर होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, शायद सारे ही माइनर होंगे, बट जब आप मेजर हो जाएंगे तो बस 1 ही साल रह गया है।
है ना। तो आपको बढ़िया से तैयारी करनी है, जो भी आपने सोचा है, चाहे आपने एनडीए सोचा है, आपने नीट सोचा है, आपने कुछ भी सोचा है, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट होइए। उसके बाद अपने जिंदगी में वो प्यार मोहब्बत, है ना, घूमना, ये करूंगी, इसके साथ मेरे को यहाँ जाना है, वो खाना है, ये पिक्चर देखनी है, ये सारी चीजें मेरे बच्चे इसके बाद करना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। पोयम हो गई खत्म, आत्मा हो गई होगी तृप्त। अब हम जाएंगे दूसरी पोयम पे, ये पीस, है ना। पर पहले से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। एक बार क्वेश्चंस पर नजर मार लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। व्हाट आर दी ऑर्डियल्स, है ना, क्या क्या दिक्कतें आई थी आंट जेनिफर को जिससे वो घिरी हुई थी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट दैट पोएम यूजेस द वर्ड रिंग्ड, रिंग्ड क्यों यूज किया उसने, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम, कितना बढ़िया है ना। द ऑर्डियल्स आर, आपने इसे कैसे लिख दिया, अगर ये 2 नंबर में आएगा तो आप इसे ऐसे लिख देंगे। द ऑर्डियल्स आर ओबेइंग हर हस्बैंड्स ऑर्डर, फियरिंग ऑफ मैन। तो क्या क्या दिक्कतें थी उसे, हस्बैंड के ऑर्डर मानना पड़ते थे, है ना, डरी हुई थी आदमियों से, गिविंग गिविंग इनटू द डोमिनेंस एंड फुलफिलिंग हिज कमांड्स, ये भी ठीक है। इसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं, अनएबल टू परस्यू हर हॉबीज फ्रीली, ये एक चौथा पॉइंट लिख सकते हैं। अनएबल टू परस्यू, लिख देता हूं, अनएबल परस्यू हर हॉबीज फ्रीली, ठीक है, ये आप चौथा पॉइंट लिख देंगे। रिंग इंडिकेट एंट्रैपमेंट, रिंग का क्या मतलब है, एंट्रैपमेंट, के फंसा दिया, फांस दिया। एस द रिंग एनसर्कल्स द फिंगर, क्योंकि रिंग क्या करती है, फिंगर को एनसर्कल करती है, ऐसे आप समझा देंगे। इसीलिए जो हस्बैंड ने जो रिंग डाली है ना भाई, वो क्लच है, हस्बैंड का क्लच है। हर बॉडी एंड सोल आर बोथ ट्रैप्ड स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम। तो आसान हो गया आपके लिए, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। Why do you think Aunt Jennifer's created animals that are so different from her character? क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक चीज जिंदगी दिखा रही है और एक चीज क्या दिखा रही है, एक चीज सोच दिखा रही है, इसलिए उन्होंने टाइगर ऐसे बनाया। What might the poet be suggesting through this difference? So I think that Aunt Jennifer's intense desire for freedom and fearless come out of क्रिएटिविटी, है ना। तो वो जो बना रही हैं वो तो उनका क्या है, वो उनके इंटेंस डिजायर हैं, ठीक है। और दिस इज द टाइम व्हेन शी इज विद हरसेल्फ, वो अभी दिखाया गया है कि वो अभी अकेली हैं, अंकल है नहीं आसपास, अंकल का डर तभी भी है उन्हें, पर वो अपने डिजायर्स क्या कर रही है, बुन रही हैं, है ना, एम्ब्रॉयडर कर रही हैं काय पे, एक पीस ऑफ क्लॉथ पे। एंड देन हर इनर मोस्ट फीलिंग्स आर एक्सप्रेस हियर, हर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज एम्ब्रॉयडरी, तो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू निकाल रही है इस चीज को। दो दिस डिफरेंस इट इज शोन दैट द लेडी इज नॉट वॉट शी इज, लेडी वो है ही नहीं जो उसे दिखाया जा रहा है। तो लेडी क्या है, हर सर्कमस्टेंसेस हैव मेड हर सो, उसके जो सर्कमस्टेंसेस है, जो हालात हैं, उन्होंने उसे ऐसा बना दिया है। बट इवन शी हैज अ डिजायर टू लिव विद रिस्पेक्ट एंड प्राइड, लेकिन उसका भी मन करता है कि वो भी फ्रीली जिए, प्राइड के साथ जिए, है ना। अब उसके उसके पास भी अपनी हॉबी फ्रीली जीने का अधिकार हो, है ना, उसको रोक टोक ना हो, उसको दिक्कतें दुश्वारियां ना हो, उसको एक डिमांडिंग लाइफ ना जीना पड़े, है ना। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी, आंसर आपके सामने है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम, क्या क्या पोएम्स में आपको सिंबल कहाँ का मिले। अपने डिनाइजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो सिंबल्स कौन कौन से हैं, ये जो समझ में नहीं आएंगे, आदमी को कंफ्यूजन होगा, उसके लिए मासिव वेट, अंकल्स की वेडिंग कमिंग, जिसका मतलब है बर्डन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। सिट सेवनली अपॉन आंसमेंट हैज लेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी, ठीक है। रिंग्ड विद ऑर्डिल्स का क्या मतलब है, मींस टू गेट एंट्रैप्ड, फंस जाना इन हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। प्रेंसिंग प्राउड भी एक आप इसमें लिख सकते हैं। प्रेंसिंग प्राउड का क्या मतलब था, कि मजे में भाग रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीली जी रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली पोयम पे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जैसे आपने अभी एक वो पढ़ी ना मेरे साथ पोयम, तो ये पोयम थोड़ा दर्दनाक थी, इसमें दर्द था, इसमें मजा है, इसमें मजा आ जाएगा। कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, है ना। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है जो सुंदर चीज होती है ना, वो तुम्हें हमेशा मदद देती है। अब तुम कहोगे हैं सर, ये तो बड़ी जबरदस्त सर, ये बात तो मुझे पता है, इसलिए मैंने अपने लिए बहुत सुंदर ढूंढी है। भाई सुंदर का मतलब ये नहीं होता कि बस वो देखने में सुंदर है। कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जिसका मतलब है कि एक खूबसूरत चीज तुम्हें हमेशा मजा देगी। तो वो कैसे मजा देगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि ये बात सही है
क्यों? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि शादी हुई और भैया 2 साल तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, 2 साल बाद फिर अच्छा नहीं लगता, फिर लगता है यार क्यों कर ली। तो ये क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी कहाँ चली गई? अब वो सुंदर नहीं रही क्या 2 साल में, 3 साल में? और अगर सुंदर नहीं रही तो फिर ये जॉन कीट्स इसमें ऐसा क्यों बोल रहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और ये चलती रहती है, बढ़ती रहती है वक्त के साथ। तुम्हें लगता है तो जब मुझे मिली थी बड़ी सुंदर थी, अब तो कंजर होती जा रही है वक्त के साथ, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये कंजर होती जा रही है? तो आइए देखते हैं, ठीक है, कि क्या है। देखो ये जो लिटरेचर होता है ना, लोगों ने लिटरेचर को ढंग से समझा नहीं है। लोगों को लगता है लिटरेचर है, हाँ ठीक है, इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना लंबा लिखाऊंगा। अबे इसलिए नहीं है लिटरेचर। लिटरेचर तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाता है, तुम्हें इमोशन सिखाता है, तुम्हें बताता है कि भाई सामने वाला क्या कह रहा है। हमारे रिश्ते लोगों से जो खराब है ना, जो स्ट्रेस हमारे ऊपर है, उसकी वजह यही है कि हम सामने वाले को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। अगर समझ नहीं पा रहे तो हम उसे कैसे बेहतर समझ सकते हैं और कैसे अपनी बात बेहतर बता सकते हैं, उसके इमोशंस को कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिटरेचर बताता है दोस्त। आइए देखते हैं, जॉन कीट्स एक जबरदस्त राइटर थे जो बेचारे जवानी में ही डेथ हो गई थी जिनकी, ठीक है, इंतकाल फरमा गए थे, ठीक है। एंड 1795 एंड डाइड इन 1821, जवानी में, यंग एज में, 25 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। एक रोमांटिक पोएट थे ये, है ना, और इन्होंने सेंसुअल इमेजरी का इस्तेमाल करते थे। मतलब ये जो लिखते थे ना, तो तुम इमेजिन करवाते तुम्हें। जैसे मैं तुमसे कहूँ, कल मैं सो रहा था, एक परी आई सपने में, बहुत सुंदर, वाइट ड्रेस पहनी हुई, पतली दुबली, बहुत स्मार्ट लग रही थी, मतलब पतली दुबली मतलब फिट, है ना, और एकदम बहुत स्मार्ट लग रही थी। और मैंने उसे देखा, और फिर मैंने उसे देख के ना, जैसे ही मैं उससे बात करने गया तो वो चुड़ैल बन गई और मेरी तरफ वो उसने अटैक कर दिया। तो ये क्या हुआ, तुम्हें मैंने इमेजरी दी, तुमने इमेजिन कर लिया होगा, और मैं घबरा के उठ गया, मैंने कहा पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, ये क्या होता है, दैट इज व्हाट इमेजरी, मैंने तुम्हें इमेजिन करा दिया, तो सेंसुअल इमेजरी है। इस मोस्ट पॉपुलर वर्क, सीरीज ऑफ ओडीज इन्होंने लिखी है। ओडीज क्या होती है, एक लिरिकल पोयम होती है, लिरिक्स में होती है ये पोयम, जैसे हमारी ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, तो दैट इज ना, तो ये लिरिक में है, तो दैट इज ओडीज, विच इज meant फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होती है। टुडे हिज पोएम्स आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर, आज भाई साहब इनकी एक एक पोएम को बहुत माना जाता है जॉन कीट्स की, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो ये पोएम जो है ये एक रोमांटिक पोएम है, ठीक है। रोमांस का मतलब सिर्फ समझ रहे हो, रोमांस का मतलब होता है कुछ भी जहाँ पे तुम्हें अच्छा फील हो रहा हो। तो रोमांस का मतलब इज नॉट ओनली अबाउट अ मैन एंड अ वुमन, ठीक है। रोमांस इज ऑल अबाउट यू कैन फील रोमांटिक इवन व्हेन नोबडी इज अराउंड, है ना। तो ये बात जानने की कोशिश कीजिए। तो क्या कर रहा है, द पोएम टेल्स अबाउट हाउ नेचर एंड इट्स वंडर mesmerize us। mesmerize का मतलब होता है astonish us। mesmerize क्या होता है बेटा, astonish, हैरान कर देते हैं हमें। एंड टेक अवे ऑल द सोरो दैट, और हमसे सारे ना दुख छीन लेते हैं, दैट सराउंड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो वक्त के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इट इज अबाउट द पोएट्स व्यूज ऑन ब्यूटी। ये क्या है, ये पोएट के व्यूज है किस चीज पे, ब्यूटी पे, और इसकी इंपॉर्टेंस पे लाइफ की, कि भाई, तो ये पोएम में क्या दिखाया गया है कि ब्यूटी कितनी जरूरी है, कहाँ कहाँ है, और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आइए पोएम पढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कह रहे हैं कोई सुंदर चीज होती है ना, खत्म नहीं होती जिंदगी में कभी, वो जॉय फॉर एवर, हमेशा मजा देती है। इट्स लविंगनेस इंक्रीजेस, इसका जो मजा है, इसकी जो, इसका जो प्यार है वो वक्त के साथ बढ़ता रहता है। विल कीप एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा। नथिंगनेस का क्या मतलब है कि खत्म हो जाएगा। इट विल नेवर पास, ये कभी नथिंगनेस नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। बट विल कीप, लेकिन क्या करेगा, हमारे ऊपर बना के रखेगा। आप बोवर क्वाइट फॉरेस्ट, बोवर का क्या मतलब होता है, तुमने देखा होगा शादियों में लोग गेट बनवा लेते हैं। अब गेट के ऊपर क्या होता है, ऐसे 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 फूल लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड बोवर। या तुम कहीं ड्राइव कर रहे हो, जैसे अभी मैं खड़ा होकर देख, हाँ ये मैं बोवर के नीचे खड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या है, ये मैं फूलों का मान लो आप, और ऐसे ही आप जब ड्राइव कर रहे हो, तो जब आप ड्राइव कर रहे हो सब तरफ, तो आपको क्या देखने को मिलता है, पेड़, पेड़ के बीचों में से आप, बीच में से आप निकल के जाते हो, रोड होती है पर पेड़ इतने बड़े होते हैं कि वो आपस में मिल जाते हैं, तो वो एक नेचुरल बोवर बन जाता है, तो उसे बोवर बोलते हैं। अब बोवर क्वाइट फॉरेस्ट, तो हमारे लिए क्या बनाते हैं, एक बोयर बोवर बनाते हैं, बहुत क्वाइट है फॉरेस्ट। एंड अ स्लीप फुल ऑफ, तो कहने का मतलब है जब तुम्हारे आसपास ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, सुंदरता होती है तुम्हारे पास, तो क्या होता है, तो तुम्हारे लिए एक बोवर बन जाता है, बहुत क्वाइट है जो तुम्हारे लिए, है ना। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसी नींद आती है ना, है मतलब तुम ऐसे सोचो, कभी कभी जब परेशान होते हैं, माँ के पास सो के देखना, बड़ी अच्छी नींद आती है।
है ना। तो एकदम बहुत अच्छी नींद आती है जो माँ की गोद में है, क्या होता है, दैट इज ब्यूटी। या फिर कोई भी तुम्हारा लवर है, बिलविड है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, मम्मी पापा बहन भाई लड़की लड़का, जो भी तुम्हारा फ्रेंड है, वॉट एवर, तो उसके साथ तुम्हें क्या होता है, अब बोवर क्वाइट फॉरस, वो तुम्हें सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, तो तुम्हें उसके बाद नींद भी अच्छी आएगी, है ना, स्वीट ड्रीम्स आएंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना, और सांस अच्छी आएगी। तो इट्स ऑल अबाउट हेल्थ, कंफर्ट, स्लीप। तो अगर तुम्हारे आसपास ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, इसीलिए पहाड़ी आसानी से बीमार नहीं होता, समझ गए। सो दैट इज व्हाट आई मीन, इट मीन्स अब ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं, ये हमारे लिए एक क्वाइट एक शांत बोवर बना के रखती हैं, है ना, एक हमारे ऊपर एक शेड बना के रखती हैं, किस चीज का, जिससे हमें अच्छी नींद आती है ना, अच्छे सपने आते हैं, अच्छी हेल्थ रहती है, अच्छी सांस आती है। अब बढ़ते हैं आगे। सुंदरता बहुत मजेदार चीज है। एक्सप्लेनेशन बड़ा आसान है। पोएट बताना चाह रहा है कि भैया मजे जिंदगी भर लेने हैं तो सुंदर चीज पकड़ लो, ठीक है। अ ब्यूटीफुल थिंग ऑलवेज गिव्स जॉय टू ह्यूमंस, और मैं तो कहता हूं सिर्फ ह्यूमंस नहीं, हर एक चीज को। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब इसकी ब्यूटी जो है कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ती जाएगी। इसके बाद उसने कहा बहुत सारी चीजों को इसने थिंग ऑफ ब्यूटी से कंपेयर किया, जैसे बोवर क्वाइट फॉरेस्ट, है ना, तो उसने कहा कि भाई पीसफुल शेड ऑफ प्लांट्स या कोई भी चीज हमारे लिए ऐसे बना के रखती है। तो ये आप किसी भी चीज के लिए, जैसे पेड़ के नीचे सोते हो, वो भी तो बोवर है, अच्छी नींद आती है, ठीक है। इट इज अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, है ना, हेल्थ। अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, by comparing the thing of beauty of all these things he wants to prove that he has a significant role in playing the life of human beings। तो यहाँ पे इसने जो कहा ना स्वीट ड्रीम्स, है ना, हेल्थ, तो इसने बताने की कोशिश की है कि भाई अगर तुम्हारी जिंदगी में अच्छे सपने नहीं आते हैं, तुम्हें तुम्हारी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, तुम्हें अगर सांस अच्छे से नहीं आती, ठीक है, और तुम पूरी नींद नहीं सो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई है ना। इसलिए जिंदगी में कुछ सुंदर चीजें लेके आओ और अपनी स्लीप, अपने स्वीट ड्रीम्स, अपनी हेल्थ और क्वाइट ब्रीथिंग का ख्याल रखो। ये सब चीजें सब चीजों से बहुत ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अगला स्टेंजा बड़ा आसान है। देयर फोर ऑन एवरी मोरो, इसलिए हर दिन, मोरो का मतलब क्या है यहाँ पे, डे, टुमारो से ही बना मोरो, शॉर्ट है। आर वी रेथिंग, रेथिंग का मतलब है हम अपने आप को लपेट रहे हैं, रेथिंग का मतलब है क्या, सराउंडिंग। रेत क्या होता है, रेत से तुम्हें समझ में आ जाएगा, जब कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं, अंग्रेज एक ऐसे फूलों की माला उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो इस माला को क्या बोलते हैं, रेत बोलते हैं। तो क्या करें, देयर फोर ऑन एवरी मोरो, इसलिए हर दिन, आर वी रेथिंग, हम अपने आप को लपेट रहे हैं एक फ्लावरी बैंड में, इसीलिए रात बोला उसने, एक फ्लावरी बैंड में हम अपने आप को, ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग, अपने आप को लपेट रहे हैं, अ फ्लावर बैंड, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो है ना, ये ऐसी हैं कि हमारे आसपास एक फ्लावरी बैंड बना देती हैं, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं और हमारे हमारे लिए जिंदगी में, अर्थ में रहना आसान हो जाता है। अब सवाल ये, आसान क्यों हो जाएगा, आसान क्यों करना है रहना, ऐसे ही जीते रहो, आसान क्यों करना है भाई, क्योंकि ब्यूटी के साथ दिक्कतें भी हैं। अब शुरू होगी दिक्कतों की बात। किस चीज की दिक्कत है, स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, क्या मतलब है, सैडनेस। ये भाई सैडनेस के बावजूद, है ना, हमारी जिंदगी में बहुत सारी सैडनेस भी है, सैडनेस के बावजूद, इन ह्यूमन डर्थ, अच्छे लोगों की कमी। इन ह्यूमन कौन होता है, जो अच्छे नहीं होता, डर्थ का मतलब क्या होता है, लैक, अच्छे लोगों की कमी है ना। अब यहाँ पे ऑफ नोबल क्रिएचर्स, है ना, किसकी, जो अच्छे लोग हैं, नोबल, नोबल ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे इंसानों की कमी है। कैसे अच्छे इंसान, जिनके नोबल नेचर हो, नोबल का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट, अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, तुम उनसे बात करके अच्छा लगे। आजकल तो रिक्शा वाले, तुम पूछ लो अगर रिक्शा वाला चाहिए कि भैया यहाँ चलोगे, यहाँ बस, अरे यार नोबल नेचर नहीं है ना, या कोई तुमसे बात कर रहा है, तुम कह रहे हाँ मुझे क्या पता, मुझसे क्यों भाग्य से, तो दैट इज नॉट नोबल नेचर, एरिस्टोक्रेट, अच्छे तरीके से बात करने वालों की कमी है। ऑफ द ग्लोमी डेज, ग्लोमी का मतलब अगेन फिर ग्रीफ, फुल ऑफ ग्रीफ, है ना, दुख के दिन बहुत हैं, कभी पेपर खराब हो गया भाई, कभी कुछ पैसों का नुकसान हो गया, कभी कुछ हो गया, दैट इज ग्लूमी डेज। ऑफ ऑल दी अनहेल्दी, अब देखो यहाँ पे भी एनाफोरा का यूज हो गया, ऑफ से ये वाली लाइन शुरू हुई, ऑफ से ये वाली लाइन शुरू हुई, पिछले पिछले वाले चैप्टर में बताया था, है ना, दे का यूज हुआ था आंट जेनिफर्स टाइगर में, तो वो क्या था, एनाफोरा था। ऐसे ये भी क्या है मेरे दोस्त, एनाफोरा है, ठीक है। मेड फॉर सर्चिंग, तो क्या है, एंड और डार्क एंड वेस्ट, तो ये क्या है, ऑफ ऑल दी अनहेल्दी, तो क्या है, हमारे साथ दिक्कत है, ये भी हम बीमार भी हो जाते हैं, सिकनेस भी है, बीमारियां भी है, कोविड आ गया, इसमें तो किसी की गलती नहीं थी, तो ये भी अनहेल्दी चीजें। एंड और और डर एंड और डार्क एंड वेस्ट, डार्क एंड वेस्ट का क्या मतलब है, हमारे अंदर का कमीनापन,
ठीक है, आर डार्केंड वेज मतलब डिसऑनेस्टी कितनी ज्यादा है, लाए कितना ज्यादा है ना। तो यहाँ पे सारी एट्रोसिटीज और बुराइयों की बात की गई है ना। तो इन सब के बावजूद भी हमारे लिए क्या है कि हम आगे जीते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बंधे हुए हैं किससे, एक फ्लावरी बैंड से, जो ब्यूटीफुल थिंग्स ने हमारे आसपास बांध रखा है। ऐसे ऐसे समझ लो, एक बाप है, वो दिन भर मेहनत करता है, परेशान है, हो सकता है आज उसे किसी की गाली भी सुनना पड़ी हो सकता है आज उसकी जेब में इतने पैसा ना हो कि उसने खाना ना खाया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आज उसकी चोट भी लगी हो, ये भी हो सकता है उसने दिन भर काम किया, उसका पूरा बदन दर्द कर रहा हो, और ऐसी बहुत सारी टेंशन हो सकती है जिनको वो घर पे नहीं बताएगा, है ना, अपने आप झेल के निकल जाएगा। ऐसी लेडीज भी हो सकती हैं। पर वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि उसे अपने बच्चे दिख रहे हैं, उसे अपनी बीवी दिख रही है, और ये चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है और ब्यूटीफुल है। वो चाहता है कि मैं इनको बताऊंगा यार ये दुखी होंगी, तो इनकी स्माइल में ब्यूटी है, और वो ब्यूटी मुझे क्या देती है, वो मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती है, मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। ठीक है, तो ये इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है, मेड फॉर अस सर्चिंग, और हम इसी में ढूंढते रहते हैं। मैंने बताया ना क्या ढूंढते हैं, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, यस कह रहा, फिर इसने एम्फेसाइज किया, यस इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। तो इस सब के बावजूद भी, इन मुसीबतों के, इस परेशानियों के बावजूद भी कुछ सॉरी, कुछ तो शेप है ब्यूटी का, कुछ तो एक हिस्सा है ब्यूटी का, मूव्स अवे द पॉल, जो हमारे दर्द पीड़ा उत्पीड़न को दूर कर देता है ना। कहाँ से, हमारे जो डार्क स्पिरिट्स हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, आज इंसान को लगा यार ईमानदारी से कोई फायदा नहीं है, आज मेरा पैसा भी मर गया, आज मुझे गाली भी सुनना पड़ी, दोपहर का खाना भी नहीं खाया, नुकसान भी हो गया, है ना। अब कुछ महीने में कुछ एंड में बच्चों के लिए खरीदना था, वो शायद खरीद भी पाऊं या नहीं, ये सब सोच के वो घर आया। जैसे ही घर आया, पा 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 करते हुए छोटे छोटे बच्चे आ गए भागते हुए, उसका कुत्ता आ गया, है ना, उसकी वाइफ आ गई, तो उसको देख के लगा चलो छोड़ो यार कोई नहीं, आ जा मेरे बच्चे, आ जा मेरे बच्चे, एंड वो सब कुछ भूल गया। और ये क्या है, ये क्या है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे। तो ये शेप ऑफ ब्यूटी जो है, यही तुम्हारे अंदर से पीड़ा उत्पीड़न और दर्द को निकालेगा। ठीक है, तो भाई जो तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल है वो तुम्हारे लिए मैटर करते हैं। एक्सप्लेन कर दिया एक बार यहाँ पे, और गहराई से इस पर नजर डाल लेंगे। द पोएट सेज दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज फंडामेंटली इंपॉर्टेंट टू अस, है ना, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लिखिए। एवरी मॉर्निंग वी कलेक्ट द फ्लावर लाइक चार्म ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, हम क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं फ्लावर लाइक चार्म ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स एंड मेक अ बैंड ऑफ इट, और हम इसका क्या करते हैं, एक बैंड बना लेते हैं जो हमें मजा देता है। ठीक है, देयर आर अनहैप्पी मोमेंट्स इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में बहुत सारे अनहैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, और हमारे पास इन ह्यूमन मटेरियलिस्टिक लाइफ भी है। अब यहाँ पे इसने अनह्यूमन इनह्यूमन मटेरियलिस्टिक लाइफ का क्या मतलब है, कि हम बीमार भी हो जाते हैं, हमारे पास दुख भी हैं, हमारे पास फेलियर्स भी हैं, लेकिन पोएट कहता है कि हर दिन ब्यूटी फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव। ये ब्यूटी ही तो है भाई। जैसे अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा जिंदगी में कुछ करने के लिए, तो आपको कोई सुंदर नहीं लग रहा, जो सुंदर लगेगा उसके लिए आप काम करेंगे। ठीक है, इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव थॉरो, है ना। तो ये तो लिव थ्रू करने के लिए, लिव थॉरोली हमें जीने के लिए हमें ब्यूटी चाहिए। देयर आर सैड मोमेंट्स, अब देखो आंट जेनिफर के साथ भी तो यही था ना, कुछ ब्यूटीफुल था नहीं जिंदगी में, तो बस ठीक है, उसे एक ही चीज ब्यूटीफुल लग रही थी, उसी के थ्रू वो खुश थी, और वो थी उसकी एम्ब्रॉयडरी। तो ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, आगे बताएगा, गिनवाएगा क्या क्या चीजें सुंदर हो सकती हैं। ठीक है, आर सैड मूवमेंट्स, क्रूअल पीपल हैं हमारे साथ पास, मैंने बताया ना, कमीने लोग हैं, डिसऑनेस्ट लोग हैं, लायर्स हैं, सैड मूवमेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, है ना, बुराइयों से, गम से, दुख से, लेकिन जो सुंदर चीजें हमारे पास, वो गॉड के द्वारा बनाई गई हैं, जो हमें हेल्प करती हैं हमारे सैडनेस, हमारे मन से रिमूव करने के लिए। तो आसान हो गई पोयम। आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। अब इसने बताया भाई सुंदर सुंदर चीजें क्या हैं, उसकी लिस्ट दे दी, है ना, सुंदर सूरज, सुंदर चंद्रमा, है ना, पेड़ कैसे, जो कि ओल्ड एंड यंग है, देखो ओल्ड एंड यंग, ये और एक पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। इसे बोलते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का क्या मतलब होता है, ओल्ड एंड यंग, स्मॉल एंड बिग, जो उल्टी बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे सॉर एंड स्वीट, ये क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, तो यहाँ पे क्या मतलब है, स्प्राउट का मतलब है ये हमारे लिए, तो ये जितनी भी चीजें हैं, सुंदर चीजें हैं, ये हमारे लिए स्प्राउट करती हैं। बडिंग, स्प्राउटिंग का मतलब है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या है, कि निकाल रही है क्या, एक शेडी बून। शेडी का मतलब है एक एडवांटेजियस, बून का मतलब क्या होता है, एडवांटेज। शेडी मतलब
जो हमें कंफर्टेबल हो। शेडी का यहाँ पे मतलब है कंफर्ट से, ये हमें एक कंफर्टेबल एडवांटेज देता है। बून मतलब एडवांटेज। तो पेड़ जो पुराने हैं, जवान है, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमारे लिए क्या निकाल रहे हैं, एक शेडी बून निकाल रहे हैं। और तो इसने ये भी कहा बहुत सिंपल सिंपल चीजें भी हैं जो क्या है हमारे लिए, जो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है, जैसे सन, जैसे मून, और फिर यहाँ पे आगे उसने बोल दिया पेड़, है ना, और सिंपल शीप। अब ये सिंपल शीप एक बार फिर से एक क्या है, ऑलिट्रेशन है। एस साउंड साथ में आ गई तो ये क्या हो गया, ऑलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट साउंड साथ में आ गए। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक तरह के फूल होते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स। तो कह रहा है बहुत सारी सिंपल चीजें भी हैं जो आपको सुंदर लग सकती हैं, जैसे भेड़। कभी कह रहे भेड़, "ओए, आप कितनी बढ़िया भेड़ है, ये फोटो खिंचाता हूँ", तो ये क्या होता है, आपका मन कर गया उसको देख के, क्या सिंपल है पर ब्यूटीफुल है। सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही क्या है, फ्लावर्स हैं ना, फूल देख के बदक जाते हो, कितना प्यारा फूल है यार, दे दियो दे दियो दे दियो, लड़कियां खुश हो जाती हैं, फूल दे दो, क्यों, ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये क्या है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ब्यूटीफुल लगती हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और साथ में इसने बात करी फॉरेस्ट की, ग्रीन वर्ल्ड, फॉरेस्ट या फिर गार्डन्स या फिर बाकी नेचुरल चीजें जिनमें ये रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स का क्या मतलब है, रिवर फ्लोइंग, रिवर, रिल्स का मतलब रिवर। और जो साफ और गंदी नदियां नहीं जो हमने कर दी हैं, है ना, बात करें क्लियर रिल्स की, बहते हुए पानी, आपको ये कहाँ मिलेंगे, पहाड़ों पे आप जाइए तो आपको देखेंगे। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट, तो ये क्या है, ये सारी चीजें हमारे लिए काम करती हैं, एक छुपी हुई कूलिंग, एसी कोवर्ट या कुछ भी आप समझ लीजिए। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट, तो ये क्या, कूलिंग कोवर्ट क्या है, ये भी सी और सी साउंड है, तो ये भी एक ऑलिट्रेशन हो गया, है ना। themselves a cooling covert तो मेक against the hot season, तो जब गर्मी पड़ती है ना, और इतना इतना सब गर्म मौसम होता है, तो यही सारी चीजें तो हमें ठंडक पहुंचाती हैं, है ना। कौन सा, नदी का बहता पानी, है ना, ये पेड़, ये शेड देने वाली चीजें, है ना, और ये सारे फूल, ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये क्या करती हैं, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट, ये हमें क्या देती हैं, एक एक ठंडा एहसास देती हैं। अब मैं वर्ड निकाल पाया, ठंडा एहसास देती हैं हॉट सीजन में। द मिड ऑफ फॉरेस्ट ब्रेक, कब, जब, मतलब जब आप फॉरेस्ट के बीच में होते हो, फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड ऑफ फॉरेस्ट ब्रेक। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसने क्या बताया, चीजें गिनवाई भाई, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको सुंदर माना, सन, मून, ट्रीज, ओल्ड, यंग, है ना, ये बढ़ते हैं और हमें पीसफुल शेड देते हैं हमारी स्प्रिंट्स के लिए। साथ ही साथ सिंपल का मतलब यहाँ पे उसने इनोसेंट समझा, है ना, हमारे पास कितनी मासूम भेड़े हैं, ठीक है, डैफोडिल्स हैं, अर्थ पे इतनी सारी ग्रीनरी है ना, कूल झरने बह रहे हैं, ये सब हमें क्या देते हैं, ये सारी चीजें हमें समर में, देयर आर समर्स इन विच द फेयर मस्क रोसेस ब्लूम, अभी इसकी बात करेगा आगे, ये अगले वाले के लिए है, ठीक है, दैट शाइन स्पार्कलिंग, तो इसके पर ज्यादा ध्यान मत देना इस वाली लाइन पे, ये नेक्स्ट स्टैंजा में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल Here the poet describe the beautiful things which are present on earth, ये उसने बताया, जैसे मून, ट्रीज, फ्लावर्स, सारी चीजें, बहता हुआ पानी। पोएट कहता है कि ये सारी हमारे लिए क्या है, ये एक ब्लेसिंग्स हैं, ये हमारे लिए एक तरह की भगवान की दी हुई, आगे बोलेगा, ठीक है, पहले ही बताया था कि हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं भगवान की दी हुई, है ना। और क्योंकि ट्रीज हमें क्या करते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर हमें क्या करते हैं, ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, रिवर हमें क्या करती हैं, कूलनेस देती हैं हॉट समर में। ये सारी ब्यूटीफुल थिंग है नेचर की, जो हमारे लिए एक एडवांटेज की तरह है, और हम इन्हें एक एडवांटेज की तरह यूज करते हैं। सिंपल हो गया, आसान हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ स्टैंडर्ड, फटाफट नजर मारिए। रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम। अब आप इस लाइन पे ध्यान देंगे, पीछे जाएंगे, क्या कहा यहाँ पे, देयर आर समर्स इन विच द फेयर रोज ब्लूम्स दैट शाइन स्पार्कल द सीजन। तो यहाँ पे याद रखिए, ये मस्क रोज होता है, बड़ा वाला गुलाब होता है, बड़ा गुलाब होता है मस्क रोज, ठीक है। तो रिच विद, ये किससे, रिच विद स्पार्क, ये चमकता है, स्पार्कलिंग का मतलब है शाइनिंग, रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ, रिच विद स्पार्कलिंग, तो ये एक चमक से भरा हुआ है, क्या चीज, ऑफ अ फेयर मस्क रोज ब्लूम, और किस तरीके से खिल रहा है। तो ये उसको, ये यहाँ पे इमेजरी का इसने इस्तेमाल किया है कि देखो चमक रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। एंड सच इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और कह रहा है जैसे ये फूल चमक रहा है, कौन सा, मस्क रोज, ठीक है, ब्लूम्स का मतलब क्या है, खिल रहा है। तो ये खिल रहा है तो इसे चमकता हुआ दिख रहा है, खिल रहा है तो चमकता हुआ दिख रहा है, ऐसे समझ लीजिए। ब्लूम्स का मतलब क्या होता है, थ्राइव, तरक्की करना, खिलना, ठीक है। एंड सच
टू, और ऐसा ही है क्या, ग्रैंडियोर्स ऑफ द डूम। ग्रैंडियोर क्या होता है, स्प्लेंडर, शान, और ऐसी ही शान है उन लोगों की जो मर चुके हैं, डेड। ठीक है, ऐसी ही शान है उन लोगों की, अब ये यहाँ से वो हमको कहीं और लेके जा रहा है। तो ये कह रहा है वो चीजें जो आपको देखने में दिखती हैं, जिनको आप देख सकते हैं, सिर्फ वही सुंदर नहीं है। अब तक उसने देखने वाली चीजों की बात करी, अब ये वो चीजें हैं जिनको आप महसूस करते हैं। तो महसूस किसको करते हो, फॉर एग्जाम्पल जब तुम भगत सिंह के बारे में सुनते हो, रुआ खड़ा नहीं होता। ठीक है, जब तुम सोचते हो कि गांधी ने बिना वायलेंस करे कैसे अंग्रेजों को टक्कर दे दी, रुआ खड़ा नहीं होता। तो ये चीजें भी सुंदर है। तो ये कह रहा है कि ऐसा ही शान है उन लोगों की जो दुनिया से जा चुके हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। कौन से माइटी डेड, वो लोग जो मार्टियर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान दे दी, या तो इंसानियत के लिए, या फिर अपने परिवार के लिए, या किसी को बचाने के लिए, या फिर अपने देश के लिए। तो वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, तो ये हमने इमेजिन किया है किसके लिए, माइटी डेड के लिए। ऑल लवली टेल्स, जो भी कहानियां हमने उन लोगों की सुनी है, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने सुनी है। अब देखो हैव हर्ड, एक और आया, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड एलिट्रेशन, ऑलिट्रेशन, ऑलिट्रेशन का इस्तेमाल है। ऑल लवली टेल्स, वो सारी टेल्स क्या होती हैं, कहानियां, स्टोरीज। तो जितनी भी कहानियां हैं मार्टियर्स की, है ना, या फिर उन लोगों की जिन्होंने देश के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए जान दी, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और ये क्या देती हैं, ये भी हमें स्ट्रेंथ देती हैं, पावर देती हैं। ये भी ब्यूटीफुल है उन चीजों की तरह जो उसने पहले गिनाई। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी है और या फिर पढ़ी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक कभी ना खत्म होने वाला झरना सा बह गया है ना, कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन सा बह गया है। किसका, एक ऐसी ड्रिंक का जो इमॉर्टल है ना। इमॉर्टल का क्या मतलब है, नेवर डाइज, नॉट मॉर्टल, जो मरेगा नहीं। मतलब आप सीधी सी बात है यार, भगत सिंह का नाम मैं आज भी ले रहा हूँ ना सेशन में, बस यही मतलब है कि वो कभी मर नहीं सकता ना। पोरिंग ऑन टू अस, ये हमारे ऊपर बरसाया जा रहा है, बरसाया जा रहा है। कहाँ से, ये झरना जो है, ये कभी ना खत्म होने वाला झरना जो है, ठीक है, एक ऐसे ड्रिंक का जो कि इमॉर्टल है। एक ऐसा इमॉर्टल ड्रिंक का क्या मतलब, एक ऐसा ड्रिंक जो कभी मरेगा नहीं, मतलब उनसे जो मोटिवेशन आ रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा, और ये हमेशा चलता रहेगा। ये हमारे ऊपर किसके द्वारा डाला जा रहा है, अस फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक। हेवेंस ब्रिंक का क्या मतलब है, कि भगवान के द्वारा, है ना, फ्रॉम गॉड सोर्स। ब्रिंक का मतलब क्या है, सोर्स। तो का मतलब क्या है, गॉड सोर्स, भगवान की तरफ से ये हमारे पे आ रहा है। तो सिंपल है, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाइए आगे। One with the poet refers to the beauty of the grandeur, magnificent and impressive memory of the mighty dead, है ना। mighty dead के बारे में उसने बात किया। मैंने कहा ना, शहीदों की उसने बात की, जिन्होंने जिंदगी अपनी दे दी अच्छे के रीजन की वजह से, किसी भी अच्छे रीजन की वजह से। सॉरी। देयर इज द जॉय ऑफ द लवली टेल्स, और मजा है किसका, उन बढ़िया बढ़िया बातों का जो हमने सुनी है या फिर पढ़ी है ना, उनके बारे में। द नेचर इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये क्या कह रहा है, द नेचर क्या है, नेचर क्या है, इज द एंडलेस फाउंटेन, ये कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन है। किसका, इमॉर्टल ड्रिंक का। इमॉर्टल ड्रिंक विच विच इमॉर्टल ड्रिंक कौन सी, है ना, जो मोटिवेशन आ रहा है वहां से, उसको इमॉर्टल ड्रिंक का। विच इट पॉर्स अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कहां से डाल रहा है, भगवान की तरफ से आ रहा है वो। द लाइन मीन्स दैट नेचर गिव्स अस इमॉर्टल जॉय, है ना। हमेशा जब भी तुम भगत सिंह के बारे में सुनो, गांधी के बारे में सुनो, अब्राहम लिंकन के बारे में सुनो, है ना, या महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी सुनो, है ना, कैसे कैसे मैचेस तुमने जिताए हैं। तो ये क्या कहते हैं, अब चाहे महेंद्र सिंह धोनी का नाम मैं इसमें गलत ले दिया, मैं यहाँ पे शहीद की बात हो रही, दुनिया से जा चुके हैं, ठीक है, या किसी ने कोई भी बढ़िया काम किया, स्टीव जॉब्स के बारे में सुनो। तो ये क्या है, इमॉर्टल जॉय दैट कम्स फ्रॉम हेवन एंड हेंस, हेवन से क्यों, क्योंकि वो दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए कहां से आता है जॉय, हेवन से आता है। एंड हेंस इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तब भी तुम्हें अच्छा फील होता है। मरे हुए लोगों की लोग तुम्हें मिसाल नहीं देते कि देखो उसने कितना बढ़िया किया, तुम कहते हो हाँ यार किया तो था, चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो दिस इज व्हाट, या मोटिवेशन। द पोएट फर्दर कैरीज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, ये तो मैंने आपको बताया था, और उसने ब्यूटीफुल थिंग्स बताई, है ना। पहले तो सूरज बता दिया, चांद बता दिया, पेड़ पौधे बता दिए, पुराने नए ये सब, है ना। फिर उसके बाद उसने ब्यूटीफुल मस्क रोसेस बताए, बड़े बड़े रोज जो होते हैं, है ना, जिनकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है। और उन्होंने बताया ये कैसे हैं, ये उसकी तरह हैं जैसे माइटी वॉरियर्स थे। तो जो बड़े फूल होते हैं उनको माइटी वॉरियर्स कहा है इसने, हु लेड देयर लाइव्स फॉर द कंट्रीज और फॉर ह्यूमैनिटी, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बिछा दी
किसके लिए? अपने देश के लिए या फिर इंसानियत के लिए। ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, दे आर लाइक अ नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? जूस, जूस ऑफ फ्लावर्स या एसेंस, एसेंस ऑफ फ्लावर्स, मगज जो उनका निचोड़ होता है, निचोड़। तो गिवन बाय गॉड, ये भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। एंड दीज आर दोज ब्यूटीज विच आर इमॉर्टल, ये वो सारी चीजें हैं जो कभी नहीं खत्म होंगी, हमेशा नाम रहेगा। गिव अस अ रीजन, और ये सारी चीजें हमें एक वजह देती हैं, एक मोटिवेशन देती हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें, जबकि हमारी जिंदगी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दुख, दर्द, पेन, ये सब है। ठीक है, तो ये पोएम भी खत्म हो गई है। एक बार समरी आप इसकी पढ़ लीजिए, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये बात याद रखिए, ये पोएम थी पूरी एंडीमियन, जहां से ये लिए गई है। ठीक है, एंडीमियन कौन है? ये याद रखिए, एक बहुत ही हैंडसम मेल है, इतना हैंडसम मेल है ये। एक बात याद रखो, अंग्रेजी में ना मेल को ज्यादा हैंडसम माना गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही हैंडसम मेल है, इतना हैंडसम है कि इसके लिए चांद खुद उतर के आता है इससे मिलने के लिए। अरे भाई साहब, तुम तो बहुत हैंडसम हो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तो ये पूरी पोएम देखोगे तो बताएंगे, उसी में से ये लिया गया है जॉन कीट्स ने। ठीक है, इट हैज इटर्नल ब्यूटी विच नेवर फिट्स अवे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हाँ, फिर इसने इसमें बताया है यही सारी चीजें। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार नजर डाल लीजिए। ठीक है, आर अटैचमेंट टू द अर्ली थिंग्स, अब ये कह रहा है जो भी हमारे अटैचमेंट है दुनियावी चीजों से, वो हमारे लिए क्या है? एक फ्लावरी वेद की तरह है। दे आर ट्रैप्स दैट बाइंड अस टू द मटेरियलिस्टिक थिंग एंड कीप अस अवे फ्रॉम द इटर्नल हैप्पीनेस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मजबूत बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने ना बहुत पॉजिटिव वे में कहा है, पर मैं फिर भी लेके आया हूँ कि क्रिटिक्स ने ऐसे भी लिखा है कि जो है, जो इटर्नल थिंग्स हैं, फ्लावरी रेड जो उसने कहा, इटर्नल थिंग्स को कहा है, जो हमें बांध लेती हैं और उसमें हम फंस जाते हैं। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं तो इस पोएम को पूरा पॉजिटिवली लेता हूँ, तो इसमें मुझे कुछ नेगेटिव दिखता नहीं है। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक ही पोएम के बारे में 5 अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, तो आप इसमें पॉजिटिव ही लिखेंगे। इस लाइन को बस मैंने आपको दिखा दिया कि किसी को कुछ नेगेटिव दिखे तो वो नहीं लिखना है। द अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, हाँ ये बात आप लिख सकते हैं, हेट्रेड है, ग्रीड है और नेगेटिविटी है। अगर आप इन दोनों लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये अब बिल्कुल सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि उसने कहा ट्रैप्स है ना, बुरी चीजें, और आगे उसके कनेक्ट कर दिया कि हेट्रेड, ग्रीड और नेगेटिविटी, ये बात उसने बोली है ना। अब अकॉर्डिंग टू पोएट हो गया। द ग्लूम एंड सैडनेस कॉज्ड बाय दिस नेगेटिविटी, और इसी की वजह से भाई दुख क्यों है? क्योंकि तुम्हें लालच है। दुख क्यों है? क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेशन है ना। नेगेटिविटी क्यों है तुम्हारे अंदर? क्योंकि तुम्हारे अंदर नफरत है। ठीक है, तो जहां नफरत होगी वहां तो ये हो गई, अगर नफरत नहीं होगी तो ये चीजें भी नहीं होंगी। नेगेटिविटी फेड अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स। तो नेगेटिविटी, आज किसी ने मुझसे पूछा तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है? मैंने बहुत देर सोचा, और जानते हो मुझे क्या नाम याद आया? मैंने लगभग सारे ही सुपर हीरो, बहुत सारे सुपर हीरो देखे हैं। मुझे सुपर हीरो की स्टोरीज में मजा आता है, मैं बचपन से सुपर हीरोज पढ़ता आ रहा हूँ। पर मुझे जो सुपर हीरो सबसे बढ़िया लगा ना, वो लगा नारुतो उज़ामाकी। ठीक है, जो लोग इसे नहीं जानते ना, अच्छी बात है ना जाने। ठीक है, जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे क्यों लगा है। ठीक है, और अगर तुम नहीं जानते हो तो एग्जाम के बाद तुम नारुतो उज़ामाकी देख सकते हो। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स, पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस, है ना। तो ये इसके पोएम के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे पोएम, यहाँ पे इसने एक लिस्ट भी बनाई है ब्यूटीफुल थिंग्स की। और एक बात ये आप ये देखिए, ये बात यहाँ इस वाली पोएम में तो नहीं है, पर आगे एंडीमियन में कही गई है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कुत्ते के बच्चे सुंदर लगते हैं, मैं उठा लाता था घर में बचपन से, इसीलिए आज मेरे पास 3 कुत्ते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुत्ते के बच्चों को गाड़ी के नीचे बिछा देते हैं, लात भी मार देते हैं। तो ये क्या है भाई? देखो, खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। जैसे जैकलिन फर्नांडिस मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी एक फ्रेंड बोली मोटी है, मैंने कहा तू मोटी है ना, अपने आप को देख, तू खुद भैंस है ना। तू उसको बोल रही है तू तू नहीं, हाँ, ठीक है, तो नहीं बोलना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, तौबा तौबा। खैर, लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है कि देखने वालों की आंखों में सुंदरता होती है। अगर आपके मन में प्यार है ना, तो ही वो आपको दिखेगा, तो ही तभी आप ब्यूटीफुल चीजों को देख पाओगे। अगर तुमने अपने अंदर नफरत बड़ी पड़ी है तो तुम्हें बच्चा भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए वो वीडियोस भी आई कि माँ अपने बच्चे को ही मार रही है, बिना वजह मार रही है, फेमस होने के लिए मार रही है। हेट्रेड बहुत ज्यादा भरी हुई है। He says that the numerous creations of God like the sun which gives us energy, है ना, बहुत सारी चीजें, सन के बारे में इसने बताया, मून के बारे में बताया, ट्रीज के बारे में बताया, है ना। ये सारी चीजें नेचुरल ब्यूटीज हैं जो हमारे आसपास हैं। इसके बाद इसने जानवरों के बारे में बताया, जैसे शीप है, ये हमारे आसपास है ना। इनोसेंट बताया शीप को, सिंपल
एनिमल बताया, ये सारी चीजें हमें ब्यूटीफुल लगती हैं। द प्रेटी फ्लावर्स, डेफोडिल्स की बात करी, तो सारी ये नेचुरल चीजें, देखो इसने प्लांट्स के बारे में बात करी, इसने एनिमल्स के बारे में बात करी, जो दुनिया से चले गए उनके बारे में ही बात करी है ना, और इंसानों के बारे में बात करी, तो झरनों के बारे में बात करी बहते हुए, है ना, फ्रेश पानी के बारे में बात करी, तो सारी नेचुरल चीजों के जॉन कीट्स ने बहुत ज्यादा लिखा है नेचर के बारे में, ठीक है। वैसे तो ये रोमांटिक पोएट थे, ठीक है। इन दी हॉट समर सीजन द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ प्रिटी प्रिटी मस्क रोसेस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल साइट टू दी आईज, है ना, तो ये देखने में बढ़िया लगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहता झरना देखने में ही मजा आता है ना, बहुत सारों को नहीं आता है। तो ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना। ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ ब्रेव, जो कहानियां हैं बहादुर सोल्जर्स की, जिन्होंने हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट किया, हमारे देश को प्रोटेक्ट किया, लोगों को प्रोटेक्ट किया, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। ये ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं, ये एक बहते हुए झरने की तरह हैं जो कभी ना खत्म होने वाला है और हमारे ऊपर गॉड की तरफ से बरसाया जा रहा है, ये वाली बात कही। दे इंस्पायर अस, ये हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हम एक बेहतर और एक पॉजिटिव लाइफ जिएं और अपनी जिंदगी में मेंटेन करें क्या, अच्छाई को, गुडनेस को। ठीक है दोस्त, तो ये थी समरी, ये हो गया सारा खत्म। वर्ल्ड मीनिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। ये बोवर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, मोरो का मीनिंग मैंने आपको बताया था, रेप्थ कवरिंग, एनसर्किल करना, स्पाइट याद रखिए डिजायर टू ऑफेंड, किसी को नुकसान पहुंचाने का, है ना, जो डिजायर होता है उसे स्पाइट बोलते हैं। डिस्पॉन्डेंस, ये डिसहार्टेडनेस, होपलेसनेस होती है। नोबल ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, ये मैंने आपको बताया था, एरिस्टोक्रेट होता है नोबल। हैविंग हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, नोबल होता है। पैल अ क्लाउड का मतलब क्या होता है, पैल अ क्लाउड का मतलब है हेयर अ डार्क क्लाउड ऑफ ग्लूम, ना, डार्क क्लाउड, काला वाला जो बादल होता है, उसका मतलब है, मतलब कि आपकी जिंदगी में जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं। एंड सैडनेस, तो ये मीनिंग भी क्लियर हो गए हैं। कुछ और मीनिंग्स हैं, स्पिरिट, स्पिरिट द सोल विच दे लाई आर इमोशंस एंड कैरेक्टर, तो यहाँ पे इसने जो बोला ना, स्पिरिट्स द सोल, है ना, तो स्पिरिट्स का मतलब क्या है, स्पिरिट्स का मतलब है वो वाले सोल जिसके अंदर, वेयर लाई, जहां पे है क्या, हमारे इमोशन और कैरेक्टर। स्प्राउटिंग का मतलब मैंने बताया, टू डेवलप सडनली इन लार्ज नंबर, मतलब फूटना, कहते हैं ना, फूल फूट, कुछ फूट गया, निकल के बाहर आ गया, बर्डिंग। शेडी बून का मतलब है एक शेड जो हेल्पफुल है किसी के लिए भी। क्लियर रिल्स का मतलब मैंने आपको बताया था, बहता हुआ साफ पानी। कोवर्ट का मतलब होता है हिडिंग, नॉट ओपनली या डिस्प्लेड। ग्रैंडियर का मतलब होता है शान, मैंने आपको बताया था एक वर्ड, स्प्लेंडर, सो एज टू इम्प्रेस। डूम्स मतलब लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस। इमॉर्टल थिंग्स, जो हमेशा रहती हैं। और हेवंस ब्रिंग का मतलब है द डोर ऑफ द गॉड्स होम, है ना, इसलिए मैंने कहा भगवान की तरफ से आ रहे। ब्रिंग का मतलब है डोर। चलिए थीम देख लीजिए एक बार इसकी। थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा रहेगी, ये आपको बताया, द हैप्पीनेस दैट अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स नेवर फेड्स अवे इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज व्हेनेवर रिटर्न्स टू आवर माइंड्स। द पोएट राइट्स इन द पोएम दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इंप्लाइंग दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय इवन इन द मिड्स ऑफ सिकनेस। आप चाहे बीमार हो, सफरिंग कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, है ना, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जब आप बीमार होते हो तो आप चाहते हो ना कि यार ये बंदा मेरे पास आ जाए या ये चीज़ आ जाए, तो जो ब्यूटीफुल लगता है तुम वो करते हो। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स कन्वे द मैसेज दैट ब्यूटी इज एवरीवेयर, हर जगह है ना। एंड अपॉन, इसलिए उसने फूलों में भी कहा, इसने पेड़ में भी कहा, इसने लोगों में भी कहा, है ना, और भी बहुत सारी चीजों में कहा, इसने जानवरों में भी कहा। तो द थीम ऑफ दिस वर्क इज कलेक्टेड बाय नेचर। तो एक बार आप इस पर नजर डालेंगे, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू कीट्स दिस ब्यूटी नेवर डिमिनिशेस, ये भी बताया कभी खत्म नहीं होगी और इसका एक लंबा असर रहेगा जाने के बाद भी। कीट्स एम्फसाइजेस दैट ब्यूटी इज मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये हमारे लिए मेड फॉर आवर सर्चिंग का क्या मतलब है कि भाई ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, देखोगे तो ही मिलेगी। मीनिंग दैट सम पीपल में फाइंड ब्यूटी इन प्लेसेस, है ना, अदर में नॉट, मैंने कहा ना सब्जेक्टिव है ना। द थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट ब्यूटी कैन बी फाउंड एनीवेयर, ये तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यही इसकी थीम है, देखने वाले की आंख में सुंदरता है। एंड व्हेन अप्रिशिएटेड, और जब आप ब्यूटीफुल थिंग्स को, तो जितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा उतना ज्यादा तुम बढ़िया रहोगे, है ना। कैन बी यूज टू रेज योर स्पिरिट्स, तो कभी कभी तुम्हारे स्पिरिट्स ऊपर आ जाते हैं, ग्लूम से तुम बाहर आ जाते हो, क्या देख के, ये सारी चीजें देख के, ब्यूटीफुल थिंग्स देख के। ठीक है, ऑलिट्रेशन मैंने आपको बता दिया था, ये स्लीप स्वीट आपको मिला था, ऑलिट्रेशन था। ऑलिट्रेशन एक दो और आए थे, वो मैंने बताया था। मेटाफर, बोवर क्वाइट मैंने आपको बताया था, ये मेटाफर है, क्योंकि जो बोवर में आपको शांति मिलती है उसको कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है, इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स से।
है ना, जब तुम छाँव में छाया में होते हो अच्छा लगता है ना, तो ऐसे ही अच्छा लगता है तुम ब्यूटीफुल थिंग्स में। एनाफोरा मैंने आपको बताया था, ऑफ नोबल क्रिएचर्स पहले बता चुका हूँ। ऑलिट्रेशन मैंने आपको एक और बताया था यहाँ पे, अच्छा एक और रह गया ये, बैंड, बैंड बाइंड और नोबल नेचर, है ना, ये भी सेम साउंड है, ऑलिट्रेशन आ गया। एन साउंड, दो कॉन्सोनेंट साउंड है साथ में आ रही हैं, ऑलिट्रेशन हो गया। सेम शेप, फिर से ऑलिट्रेशन हो गया, ठीक है, सेम शेप, है ना। और सिंपल शीप, ये मैंने आपको बताया था, ये भी ऑलिट्रेशन है, ठीक है। मेटाफर है ये, क्या फिर से कंपेयर किया, रेथिंग अ फ्लावरी बैंड द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड अस, है ना, तो ब्यूटीफुल थिंग जिसने हमें बांध के रखा है इस दुनिया से, ये भी क्या है, ये भी एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है। तो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे खत्म हो गए। अच्छा ऑलिट्रेशन मैंने यहाँ पे, इन्होंने ऑलिट्रेशन फिर से दे दिया क्या, अच्छा ऑलिट्रेशन एक और जगह, स्प्राउटिंग शेडी सिंपल शीप, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इमेजरी, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जब उसने इमेजिन कराया, ट्री गिविंग शेप, स्प्राउटिंग शेडी बून, तो जैसे आपको लगेगा कि वो स्प्राउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हमारे लिए एक एडवांटेज, तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे। ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डैफोडिल्स के बारे में उसने बात की, यहाँ पे भी आपको इमेजिन कराया विद द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे लिव इन। और जब उसने कहा क्लियर रिल्स, बहता हुआ साफ पानी, आपको इमेजिन कराया, ठीक है, तो इमेजरी। एंटीथेसिस मैंने आपको बताया था, ओल्ड एंड यंग का इस्तेमाल हुआ है। ऑलिट्रेशन भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हैव हर्ड, ये हो चुका है ऑलिट्रेशन, है ना। मेटाफर है, इमॉर्टल ड्रिंक का क्या मतलब है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो है नेचर के, जो हमेशा रहेंगे, वो किसकी तरह है, एक ऐसे पोर्शन की तरह ड्रिंक के जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये भी कंपैरिजन, तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो वो मेटाफर बन जाता है, तो मेटाफर भी बताया, ठीक है भाई। ये कुछ क्वेश्चन है, एक बार नजर डालेंगे। आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर एज पर द पोएट फॉर शॉर्ट पीरियड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन, तो भैया ये तो पता है शॉर्ट पीरियड लॉन्ग ड्यूरेशन क्या, उसने कहा हमेशा रहेंगी, है ना, उसने बोला थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा रहेगा, ये इसी लाइन से उसने शुरू किया है। और उसने ये भी बताया कि भाई ये भी हो सकता है कि कम करो कि छोटे टाइम के लिए आपको वो चीज़ सुंदर लगे, इट में ओनली अ फ्यू मोमेंट टू सी एक्सपीरियंस अ थिंग ऑफ ब्यूटी बट द मेमोरी ऑफ इट स्टेज, कहने का मतलब है एक सुंदर चीज शायद तुम थोड़े टाइम के लिए जियो, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगी, तुम्हारे दिमाग में रहेगी, ठीक है। दस ब्यूटिफुल थिंग्स आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन आवर माइंड्स एंड द ब्यूटिफुल मेमोरी अकम्पनीज अस फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो ये क्या कह रहा है कि ये हमारे जिंदगी में माइंड में रहेगी, बार बार हम इसे सोचेंगे, बार बार अच्छा लगेगा। तो दीज मेमोरी ऑफन इंस्पायर अस, हमें मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और जो जिंदगी में हमारे परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं, उन सब को दूर करती हैं, हमें प्योरीफाई करती हैं, है ना। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं उसे बहुत समझाता हूँ पर वो बड़ी शराब पीता है, ठीक है, पता नहीं उसको है बहुत टाइम से, घर का माहौल था या जो भी था, तो वो हर दिन शराब पीता है। तो वो क्या करता है ना, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा हेल्थ उसकी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि वो रोज़ सारा दही खाता है और वो सारी चीज़ें खाता है जो दारू के इफेक्ट को कम करती हैं, ठीक है। मैं उससे कहता हूँ भैया ये धोखा दे रहे हो तुम अपने आप को, पर फिर भी तो कुछ तो असर होता ही है। द सेम इज विद दिस, पर यहाँ पे ब्यूटी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि अगर आप ऐसी सारी चीज़ें खाते हो ना कि इंस्पायर अस टू गिव पॉजिटिव वाइब्स, तो ये क्या होता है, जो हमारे ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, जैसे वो शराब पीता है, तो वो दही खा के, फ्रूट्स खा के उनको साफ करता है, रनिंग खा के, एक्सरसाइज करके साफ करता है, तो वो फिर भी फिट है ना, अभी भी वो फिट है। तो रीज़न क्या है उसका, उसका रीज़न क्या है, ऐसी समझ लीजिए ब्यूटीफुल थिंग्स, जैसे हमारी ज़िंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, पर ये सुंदरता है, ये हमें क्या करती है, नेगेटिविटी को दूर रखती हैं, रूथलेसनेस को दूर रखती हैं, सैडनेस को दूर रखती हैं, ठीक है। आसान हो गया दोस्त। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बाउंटी ऑफ अर्थ, क्या क्या फायदे, बाउंटी का मतलब एडवांटेज क्या क्या दे रही तुम्हें अर्थ, जल्दी से देखो 10 सेकंड का टाइम है। इन द पोएम द पोएट टेक्स टू imagery for describing the beautiful bounty of earth, है ना, ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ, ही गोज ऑन टू मेंशन ब्यूटीफुल बाउंटी मतलब एडवांटेजेस, बढ़िया चीज है। तो ये बताता है एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक, एक तो ये कभी ना खत्म होने वाला झरना जो हमारे लिए बहा है, उसकी बात इसने करी है ना। पर्टिकुलरली इमेजरी सिग्निफाइज द नेक्टर लाइक ब्लेसिंग्स गॉड बिस्टोज, तो उसने क्या कहा, वो ब्लेसिंग्स जो भगवान ने हमारे ऊपर बरसाई है, किसकी तरह, नेक्टर की तरह। नेक्टर मैंने आपको पीने बताया था, पीने एसेंस ऑफ फ्लावर्स होता है। एवरी क्रिएचर ऑन अर्थ इज एन वर्क ऑफ आर्ट, तो देखो ब्यूटी तो कहीं भी दिख सकती है आपको, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी हिमसेल्फ, दीज क्रिएशन विद देयर एंडलेस गुडनेस हेल्प अस कोप अप विद द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। तो यही बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में यही बात आ रही है ना। जब आप सैड होंगे, ग्लूमी होंगे, तब भी थिंग ऑफ ब्यूटी ही आपको अच्छी, मतलब
कंफर्टेबल और बेटर फील कराएगी। इन द पोएम व्हाट डज द फ्लावरी बैंड रेफर्स टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लावरी बैंड का यहाँ पे मतलब है to the things of beauty. The poet said that every day there is some beauty that fills us with life. किसी दिन भीड़ देखोगे, झरना देखोगे, प्लांट देखोगे, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, सुंदरता किस में देखोगे। ठीक है, gives us the spirit to live happily. It is the beauty that helps in building the desire in people to live. यही तो चीज है जो लोगों के अंदर डिजायर लाती है जीने का। ठीक है, एंड लिव, कब कब खास तौर से तब जब वो घिरे हुए होते हैं किससे, सैड मोमेंट्स से, क्रूअल पीपल से, धोखेबाजियों से। तो यहाँ पे पोएट, यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी उसने ऐड करे हैं आपको समझाने के लिए ना, आपको और बेहतर आपके दिल में उतरने के लिए। ऑफ ब्यूटी टू एन ऑब्जेक्ट नेमली फ्लावरी बैंड, तो इसलिए इसने फ्लावरी बैंड का इस्तेमाल किया है। फ्लावरी बैंड का मतलब है सुंदर चीजें जो हमें बांध के रखती हैं इस दुनिया से, नहीं तो हम आत्महत्या नहीं कर ले, हम मरना ना चाहें। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो भाई ये था आज का लेक्चर, थोड़ा सा लंबा हो गया, पर मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम कम है, लंबे लेक्चर्स आ रहे हैं, आपको देखना पड़ेंगे, है ना, आप ही के फायदे की बात है, मजेदार बात है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया और अभी भी कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई खाज रह गई है, तो आप याद रखिएगा कि आपकी ये दिक्कतें मिट जाएंगी जब आप प्रैक्टिस शीट देखेंगे, उसका डिटेल्ड सोल्यूशन देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर से आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, लव यू ऑल। और हाँ, ये एक बात और, कल जिन लोगों को, जो लोग इंतजार कर रहे थे शौर्य का, आपका इंतजार खत्म हो गया है। एक बड़ा, चलिए, है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कल शौर्य की टीम आपके लिए डिस्कस करने वाली है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।